हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। ठीक है। इसमें आपको क्लास 12th के हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कराने वाला हूं आरबीएससी के। और ये आपके हाफ ईयरली के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। और यही वीडियो आपके जो फाइनल एग्ज़ाम होंगे वहाँ पे भी आपके काम आएगी, क्योंकि इसमें मैंने जो 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर ले रखे हैं वो आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन पेपर है। ठीक है। मैं आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार का पेपर आया हुआ था, पेपर का लेवल क्या रहा है और आपको करना कैसे है। ठीक है। और पैटर्न जो होता है इनका सीबीएसई से थोड़ा ही अलग होता है, बाकी जो सिलेबस है वो एक ही है। तो अगर आप सीबीएसई के बच्चे हो तो वो भी आपके लिए काम आएंगे, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी इन क्वेश्चन को। ठीक है। तो आप भी इसको जरूर देखिए और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, क्लास 12th ईएसपी न्यू ग्रुप। यहाँ से आपको क्या फायदा होगा, आपको पीडीएफ नोट्स वगैरह मिल जाया करेंगे। मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, एकलव्य स्टडी पॉइंट ये मेरा यूजर नेम है। इस नाम से सर्च कर सकते हो। आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझे वहाँ पे मैसेज कर सकते हो। ठीक है। एक बार देखिए, ये आपका क्वेश्चन पेपर है प्रीवियस ईयर का। इसमें आपके जो बोर्ड एग्जाम वाले पेपर हैं वो ले रखे हैं, और एक क्वेश्चन पेपर मैंने आपका हाफ ईयरली का भी ऐड कर रखा है। ठीक है। कुछ क्वेश्चन मतलब हाफ ईयरली वाले से भी ऐड कर रखे हैं, जो मेन मेन क्वेश्चन जो मुझे दिखे वो भी मैंने यहाँ पे ऐड कर लिए हैं। और पेपर का लेवल जो है वो बिल्कुल आसान आता है, बहुत ज़्यादा आसान है, सिंपल पेपर है। तो एक बार आप उसको ध्यान से देख लेना। मैं आपको सीधा ले चलता हूँ सेक्शन ए पे। देखिए सेक्शन ए, इसमें आपके एमसीक्यू क्वेश्चन वगैरह होंगे या 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन होंगे। इसको देख लेते हैं एक बार। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है कि जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, निम्न में से कौन, ठीक है, देखिए निम्न में से कौन चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत के रूप में आए थे। तो ध्यान से देखिए, आप सभी जानते हैं कि जो मेगस्थनीज था वो राजदूत के रूप में आया था, जो कि सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ठीक है। इसने भारत को देखा और भारत के ऊपर एक पुस्तक लिखी थी जिसको इंडिका कहा जाता है। ठीक है। इंडिका पुस्तक इसने लिखी थी, तो ये भी आपको याद रखना है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि पियदस्सी या देवाना पिय, ये किस शासक की उपाधि है। ठीक है। तो पियदस्सी मतलब होता है जो देखने में सुंदर हो। ठीक है। उसकी मुख आकृति बहुत सुंदर हो। देवाना प्रिय का मतलब होता है जो देवताओं का प्रिय हो। तो ये उपाधि जो है ये किसको दी गई है, तो ये अशोक के लिए यूज की जाती है। ठीक है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान जो थे वी एस सुकथांकर, इनकी लीडरशिप में एक महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत हुई थी, वो किस वर्ष हुई थी। तो आप सभी जानते हैं कि ये 1919 में हुई थी। ठीक है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो सारा एनसीईआरटी का है, बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन लगे मुझे तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो रहे हैं। देखो, एक चीज और बता दूं आपको, अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा लॉन्ग क्वेश्चन भी, शॉर्ट क्वेश्चन भी, हर तरह के क्वेश्चन। तो बहुत सारे क्वेश्चन है जो इस 5 साल के क्वेश्चन पेपर में बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो मैं उसको एक ही बार कराऊंगा, बार बार नहीं कराऊंगा। ठीक है। आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन रिपीट हो रखे हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1951-52 में जो हस्तिनापुर है, हस्तिनापुर का जो उत्खनन कार्य था वो किसने किया था। तो ये बीबी लाल ने करा था। ठीक है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। कहने का मतलब है ये आपके सामने जो दे रखा है इसमें से कोई एक सही होगा, बाकी सब क्या होंगे, गलत होंगे। तो कौन सा सुमेलित है, यानी कि कौन सा, ठीक है, सही पेयर्स है जो करेक्टली मैच हो रहा है, आपको वो पहचानना है। तो बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था, आप सभी जानते हैं लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। तो पहला जो है ये हमको सुमेलित मिल गया, तो हमारा आंसर जो है वो यही हो जाएगा। ठीक है। अब ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी, कुशीनगर में नहीं हुई थी, बोध गया में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, लेकिन यहाँ पे तो कुशीनगर दे रखा है तो गलत है। ठीक है। पहला उपदेश कहाँ पे दिया था उन्होंने, सारनाथ में दिया था, लेकिन यहाँ तो बोध गया दे रखा है, यानी कि गलत है। ठीक है। फिर निब्बान कहाँ पे प्राप्त हुआ था, कुशीनगर में हुआ था, लेकिन यहाँ पे तो सारनाथ दे रखा है, यानी उल्टा पुल्टा कर रखा है। तो हमको क्या पहचानना था, हमको ये पहचानना था कि इसमें से कौन सा सही है। तो पहला जो है ये बिल्कुल ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शाहजहां बेगम और उनके उत्तराधिकारी सुल्तान जहां बेगम, जिन्होंने सांची के स्तूप के रख रखाव के लिए जो धन है, जो पैसा है, वो अनुदान दिया था। ठीक है। तो ये किस राज्य से संबंधित थी, तो ये भोपाल से रिलेटेड है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस शासक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त करा था। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप जानते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक के काल में वो आया था और उसने इसको क्या करा था, दिल्ली में काजी नियुक्त करा था। ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांसुआ बर्नियर जो था वो कितने वर्षों तक भारत में रहा था। ठीक है। तो वो 12 वर्षों तक भारत में रहा था, यहाँ मैंने लिख भी दिया है, 1656 से 1668 तक। हो सकता है पेपर में पूछें कि वो कब आया था भारत में, ठीक है, या फिर कब तक रहा था, तो आपको ईयर भी यहाँ पे पता लग जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस सूफी संत को गरीब नवाज कहा जाता है? तो गरीब नवाब जो है ये मोइनुद्दीन चिश्ती को कहा जाता है और इनकी दरगाह जो है अजमेर में है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है पेपर में। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो लोटस महल है, ठीक है, लोटस महल जो है ये किस साम्राज्य के राजकीय केंद्र के सबसे सुंदर भवनों में से एक है? तो आपने विजयनगर साम्राज्य वाला जो चैप्टर है उसमें पढ़ा होगा, तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कृष्णदेव राय जो थे वो कौन से वंश से संबंधित थे? ठीक है, किस वंश के शासक थे? तो ये तुलु वंश के शासक थे। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी पेपर में पूछा जा सकता है। ये रिपीट होने के चांस है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन मैंने देखे बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आइन, आइन ने अकबरी जो था, आइन के अंतर्गत सैनिक और नागरिक प्रशासन के बारे में हमको जो जानकारी है वो कहाँ से मिलती है? ठीक है, तो इसमें सिपह आबादी से हमको मिलती है सैनिकों की जानकारी और नागरिक प्रशासन की जानकारी। ठीक है, ये मैंने चैप्टर में डिटेल में कराया हुआ है। अगर आपने चैप्टर की वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके मेरे चैप्टर की वीडियो देखो, वहां पे मैंने सारे टॉपिक डिटेल में कराए। अगला क्वेश्चन है कि अकबर के शासनकाल में वह जमीन क्या कहलाती थी जिस पर 5 या उससे ज्यादा वर्षों से खेती नहीं की गई थी? यानी 5 या उससे ज्यादा समय तक खेती नहीं की गई तो ऐसी भूमि को बंजर कहा जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पांचवी रिपोर्ट जो थी वो ब्रिटिश संसद में कब पेश की गई थी? तो पांचवी रिपोर्ट जो है वो ब्रिटिश संसद में 1813 में पेश की गई थी। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 1861 में ईस्वी में निम्न में से किस देश में गृह युद्ध प्रारंभ हुआ था? तो अमेरिका में हुआ था। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 1851 में भारत के गवर्नर जनरल जो थे वो कौन थे? तो 1851 में लॉर्ड डलहौजी थे, डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संविधान सभा के महत्वपूर्ण सदस्य के एम मुंशी जो थे वो कौन से राज्य से थे? तो के एम मुंशी जो हैं ये गुजरात से हैं। ठीक है, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। महात्मा गांधी की सलाह पर किसे केंद्रीय विधि मंत्री का पद संभालने का न्योता दिया गया था? तो ये अंबेडकर जी को। ठीक है, डी बी आर अंबेडकर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब कुछ खालिस्तान वाले क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, जो सीबीएसई के स्टूडेंट होंगे उनके में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते खालिस्तान वाले, बाकी एमसीक्यू तो आते हैं। तो खालिस्तान वाले क्वेश्चन बहुत आसान है। जैसे मगध के विकास के साथ साथ डैश साम्राज्य का विकास हुआ, उदय हुआ था। कौन सा साम्राज्य था? तो मगध के साथ साथ मौर्य साम्राज्य का भी उदय हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है मनुस्मृति में डैश के कर्तव्यों की सूची मिलती है? तो इसमें चांडालों के कर्तव्य की सूची मिलती है कि उनको कैसे रहना है, क्या करना है। ठीक है, ये सारी बातें मिलती है। अगला क्वेश्चन है अल बिरूनी का जन्म आधुनिक उज्बेकिस्तान में स्थित ख्वारिज्म में हुआ था। सन कब हुआ था? तो 973 में हुआ था। ठीक है, 973 में हुआ था। अगला है अबरनायक प्रणाली जो है वो डैश साम्राज्य की प्रमुख राजनीतिक खोज थी। तो ये कौन से साम्राज्य? विजयनगर वाले चैप्टर में पढ़ा है ना, तो ऐसे क्वेश्चन तो आप तुरंत ही कर दोगे, विजयनगर साम्राज्य। नेक्स्ट देखो, मध्य भारत और दक्कनी पठार में फैले हुए जमीन के बड़े बड़े टुकड़ों पर डैश उगाई जाती थी। वहां की भूमि जो है काली मिट्टी वाली भूमि है, उपजाऊ भूमि है, तो वहां पे कपास उगाई जाती है। ठीक है, अगला है 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में डैश ने राजमहल की पहाड़ियों का दौरा किया था। जो बुकानन था वो जाता था राजमहल की पहाड़ियों में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब आप क्या आ जाते हैं अति लघु उत्तरात्मक क्वेश्चन, यानी कि जो वेरी शॉर्ट होते हैं और इसको आपको वन वर्ड में आंसर करना है। ठीक है, या तो एक शब्द में आंसर कर दो या वन लाइन यानी एक लाइन में आंसर कर दो, ज्यादा बड़ा आंसर आपको करना नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल बनावली वर्तमान में किस राज्य में है? तो बनावली ये पेपर में आया हुआ है। ठीक है, ये फतेहाबाद जिले में है। फतेहाबाद जिला कहाँ पे? हरियाणा में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में कई बार आता है। अगला क्वेश्चन है कि वह सम्राट कौन था जिसने अपने अधिकारियों और प्रजा के लिए संदेश जो थे वो प्राकृतिक पत्थरों और पॉलिश किए हुए स्तंभों पर लिखवाए थे? तो बताइए कौन सा वो था भाई सम्राट? तो ये अशोक था। ठीक है, अशोक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आरंभिक संस्कृत परंपरा में महाभारत को किस श्रेणी में रखा गया था? तो महाभारत को किस श्रेणी में रखा गया था? इतिहास की श्रेणी में। ठीक है, नेक्स्ट है आप कैसे कह सकते हैं कि बुद्ध के जीवन काल में और उनकी मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म जो था वो तेजी से फैला था? आप कैसे कह सकते हो? तो आप बताओगे कि उस समय क्या था, लोग जो समकालीन धार्मिक प्रथाएं थी, ठीक है, उसमें जाति प्रथा होती थी, उन सब चीजों से लोग असंतुष्ट थे, इसलिए वो तेजी से इसकी तरफ अट्रैक्ट हुए और ये धर्म जो था तेजी से फैला। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध यात्री है जिसका नाम है जियो बैप्टिटस तेवर्नियर, ये किस देश के निवासी हैं? जो तेवर्नियर है वो किस देश के निवासी हैं? तो ये फ्रांस के हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सगुण भक्ति परंपरा
से आप क्या समझते हैं, यानी जिसमें हम ईश्वर की पूजा जो करते हैं मूर्त रूप से करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम मूर्त रूप से पूजा करते हैं, यानी एक मूर्ति के रूप में उनकी पूजा करते हैं। नेक्स्ट है राक्षसी तांगड़ी युद्ध किस वर्ष हुआ था, तो ये 1565 में हुआ था, और 23 जनवरी 1565, ठीक है। नेक्स्ट है खुद कास्ट से आप क्या समझते हैं, तो एक क्वेश्चन था खुद कास्ट और पाही कास्ट, इसका मतलब क्या है। तो देखिए खुद कास्ट वो होते हैं जो किसान अपनी जमीन पर खुद ही खेती करते हैं, लेकिन जो पाही कास्ट होते हैं, पेपर में हो सकता है पाही कास्ट आ जाए, जो दूसरे गांव में जाते हैं किराए पे खेती करते हैं, ठीक है, बट्टे पे खेती करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इस्तमरारी बंदोबस्त की कोई एक विशेषता बताइए, तो देखिए एक विशेषता ये थी कि इसमें जो टैक्स था वो परमानेंट निर्धारित कर दिया गया था, और वो टैक्स हर हालत में देना होता था, ठीक है, चाहे किसान की खेती हो या ना हो, ठीक है। नेक्स्ट है आप कैसे कह सकते हैं कि दक्षिण अफ्रीका ने ही गांधी जी को महात्मा बनाया, क्योंकि जो सत्याग्रह आपने सुना है वो पहली बार इन्होंने वहीं करा था, ये सत्याग्रह का सफल प्रयोग उन्होंने वहीं पे करा था और वहां से उनको काफी प्रसिद्धि मिली थी, ठीक है। संविधान सभा का गठन किस प्रकार हुआ था, तो ये जो कैबिनेट मिशन योजना है इसके अकॉर्डिंग संविधान सभा का गठन किया गया था। तो ये एक एक नंबर के क्वेश्चन है, एक शब्द या फिर एक सेंटेंस में आंसर करना है, ज्यादा बड़ा आंसर नहीं करना है। इसके बाद आपका सेक्शन बी आता है, इसमें आते हैं शॉर्ट आंसर। एक बार इसमें देख लेते हैं कितने, ज्यादा से ज्यादा 50 वर्ड, यानी ज्यादा से ज्यादा 5 लाइन में इसका आंसर कर सकते हो, इससे ज्यादा बड़ा आंसर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता में सिंचाई के लिए किन किन साधनों का प्रयोग होता था, तो यहाँ पे नहर का प्रयोग होता था, कुएं का प्रयोग होता था, तालाब का और नदी का। अब मान लीजिए पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, तो आप हेडिंग लिख देना नहर, फिर आप लिख देना कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नहरों से कि अपने खेतों में सिंचाई किया करते थे, फिर कुआं कि वहां पे मोहनजोदारो में 700 कुएं के प्रमाण मिले हैं, वहां पे लोग कुएं से अपने खेतों में सिंचाई करते थे। इन्हीं पॉइंट को आपको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। आगे चलते हैं, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में होने वाली कोई 2 महत्वपूर्ण घटनाओं का आपको उल्लेख करना है, आपको बताना है कि इस समय में कोई 2 महत्वपूर्ण घटनाएं कौन सी थी। तो आपको पता है जैन धर्म बौद्ध धर्म का उदय इसी समय में हुआ था, महाजनपदों का उदय भी इसी समय में हो रहा था, कृषि उत्पादन बढ़ रहा था, ठीक है, शहरी जीवन बढ़ रहा था, जीवन में जटिलताएं बढ़ रही थी, बहुत सारे पॉइंट है, पर आपको यही 2 पॉइंट भी लिख देना, बहुत है इतने। अगला क्वेश्चन है कि गोत्र से आप क्या समझते हैं, तो गोत्र जो है एक ब्राह्मणीय पद्धति थी जो लगभग 1000 ईसा पूर्व यानी बीसी के बाद प्रचलन में आई, ठीक है। इसमें क्या होता था कि लोगों को जो गोत्रों में वर्गीकृत कर दिया गया था, ठीक है। प्रत्येक गोत्र जो होता था एक वैदिक ऋषि के नाम पे होता था, किसी वैदिक ऋषि, और लोगों को उन वैदिक ऋषि के वंशज माना जाता था, ठीक है। और गोत्र का नियम क्या होता था, जैसे मान लो कोई महिला है, उसका उसका जो गोत्र होगा वो पिता का होगा, अपने पापा का अपने पिता का गोत्र रखेगी, लेकिन बाद में जब उसका विवाह हो जाएगा तो उसका गोत्र जो होगा वो उसके पति का हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता था, और दूसरा नियम ये होता था कि सेम गोत्र में शादी नहीं की जा सकती है, उसको अच्छा नहीं माना जाता था, ठीक है। तो ये सारी बातें आप बता सकते थे। अब यहाँ पे एक बात और बता देता हूँ, मैंने 5 साल के क्वेश्चन पेपर को जब अच्छे से एनालाइज किया, मुझे कई क्वेश्चन ऐसे दिखे जो बार बार रिपीट हो रहे थे, तो मैंने उसको हर जगह ले रखा है क्वेश्चन को, लेकिन मैं आपको हर जगह कराऊंगा नहीं, एक ही बार कराऊंगा, ठीक है। इससे वीडियो भी लंबी नहीं होगी और आपको चीजें समझ में आ जाएगी, लेकिन मैं आपको बता दूंगा कि ये क्वेश्चन हमने करा रखा है, ये पहले रिपीट हो रखा है, जो आपको पता लग ही जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इब्न बतूता ने दिल्ली को किन विशेषताओं का उल्लेख करा है, दिल्ली के बारे में क्या बताया था। इब्न बतूता जब दिल्ली में आया था तो उसने देखा, तो उसे लगा कि ये दिल्ली जो है भारत में सबसे बड़ा शहर है, बड़े शहर के रूप में उसको जानते हैं। तो ये कहता है कि यहाँ पे आबादी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, समृद्ध शहर बताता है इसको कि बहुत ही समृद्ध शहर था, यहाँ पे अवसरों की कमी नहीं थी, अगर कोई व्यक्ति काम करना चाहता है तो उसके लिए काम की कोई कमी यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे बाजार जो थे वो चमक धमक वाले बाजार थे, सड़कें जो थी बहुत भीड़ भाड़ वाली सड़कें होती थी, ठीक है। उसने दिल्ली की तुलना दौलताबाद से भी की थी, तो ये सारी बातें उसने दिल्ली के बारे में बताई थी, तो आप बता सकते हो। अगला क्वेश्चन है कि चिश्ती उपासना के संदर्भ में जो कव्वाली होती है इसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए चिश्ती उपासना में कव्वाली जो होती है वो एक आध्यात्मिक संगीत होता है, यानी इस संगीत के जरिए, ठीक है, वो ईश्वर की भक्ति करते हैं, जो ईश्वर से प्रेम और संबंध को दर्शाती है। ये एक प्रकार का समा यानी संगीत समारोह जिसको कहा जाता है, ठीक है, ये होता है जो ईश्वर के प्रति भक्ति की गहरी भावना को व्यक्त करता है और भक्तों को ईश्वर से गहरा आध्यात्मिक जुड़ाव महसूस कराने में मदद करता है। कव्वाली का उद्देश्य जो होता है वो श्रोता को ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति के भाव में डुबो देना होता है, ठीक है। तो ये आप बता सकते थे यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है कि महानवमी डिब्बा, इससे जुड़े आपको अनुष्ठान बताने। तो आपको पता है कि जो हिंदुओं में नवरात्रि पूजा होती है जिसमें दशहरा वगैरह होता है, ठीक है, तो इसकी यहाँ पे पूजा की जाती थी, देवी की पूजा की जाती थी, राजा द्वारा शक्ति प्रदर्शन यहाँ पे किया जाता था। तो ये बातें आप बता सकते थे। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन है कि
कभी कभी किसान और दस्तकार इनके बीच में फर्क कर पाना मुश्किल हो जाता था। ऐसा क्यों होता था? देखिए, किसान जो है, किसान का काम क्या है? किसान का काम है खेती करना, ठीक है। और दस्तकार का काम क्या करना होता है? जो रंगाई वगैरह या फिर डिजाइनिंग वगैरह करना, ठीक है। ये सारे काम होते थे। लेकिन कई बार क्या होता था, जब किसान लोग जो थे, जब वो खाली हो जाते थे, जब उनके पास खेती का अलावा टाइम बचता था, तो वो दस्तकारी का काम करने लगते थे। दस्तकारी जो दस्तकार करने वाले लोग थे, जब वो खाली रहते थे तो वो खेती का काम करते थे। यानी ये दोनों एक दूसरे का काम कर लेते हैं, इसलिए इनके बीच में अंतर कर पाना मुश्किल था। तो हम बताएंगे क्योंकि कई किसान खाली समय में दस्तकारी करते थे, और दस्तकार जो होते थे वो भी खेती से जुड़े काम कर लेते थे। दस्तकारी का काम, जैसे मान लो मिट्टी का कोई बर्तन बना रहा है, कोई खिलौना बना रहा है, बुआई कटाई के बीच में जो उसको समय मिल गया, ठीक है, तो उसमें वो काम कर लेता था। या कोई डिजाइनिंग बनाना हो गया, वो भी दस्तकारी में आ जाता है। गांव के जो दस्तकार होते थे, इसमें इसमें कुम्हार, लोहार, बढ़ई वगैरह भी आ जाते थे, ठीक है। उनकी सेवाओं के बदले फसल का हिस्सा या जमीन जो था वो उनको मिलता था, जो कि ग्रामीण जीवन की एक जटिल, ठीक है, एक जीवन शैली का एक पार्ट होता था, आप ये मान लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन है कि जो जोतदार होते हैं, जो रैयत होते हैं, जोतदार और जो रैयत थे, इनके बीच में डिफरेंस आपको बताना है, ठीक है। रैयत और जोतदार, तो रैयत जो थे वो आम किसान थे, नॉर्मल किसान थे, लेकिन जोतदार जो होते थे वो अमीर होते थे, ठीक है, काफी पैसे वाले होते थे। तो जोतदार जो है, आप उसको संपन्न किसान मान लो, जो बहुत पैसे वाला किसान है, जिसके पास जो जमीन है वो बहुत ज्यादा जमीन होती है, ठीक है। जबकि रैयत जो है वो सामान्य किसान थे, अपनी जमीन पे खेती किया करते थे, गरीब होते थे, जोतदारों के जितने ये अमीर भी नहीं होते थे, ठीक है। जोतदार जो थे वो भूमि के स्वामित्व और नियंत्रण के कारण किसानों से अधिक शक्ति इनके पास थी, पैसा था, जमीन थी, दौलत, शोहरत, रुतबा, जो भी आप कह लो, सब इनके पास था, ठीक है। लेकिन जो रैयत होते थे वो सामान्य किसान होते थे। नेक्स्ट है, झांसी की रानी जो थी उनको किन परिस्थितियों में बगावत का नेतृत्व संभालना पड़ा? तो रानी लक्ष्मीबाई जो थी, इनको अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति, क्योंकि अंग्रेजों को सारे क्षेत्र जीतने थे, सब जगह अपना कब्जा चलाना था, तो विस्तारवादी नीतियों के कारण 1857 के विद्रोह में उसका नेतृत्व या लीडरशिप को संभालना पड़ा था। जब गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने, जो इनकी हड़प नीति थी, जिसके तहत ये क्षेत्रों को अपने में शामिल कर रहे थे, इस नीति के तहत इन्होंने पति की मृत्यु के बाद झांसी पर कब्जा कर लिया, ठीक है। इनके पति की मृत्यु के बाद झांसी पे कब्जा कर लिया, और रानी के विरोध के बावजूद झांसी को अपने कब्जे में ले लिया, ठीक है। रानी नहीं चाह रही थी उनका झांसी एरिया जो है वो उनके कब्जे में जाए, लेकिन इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। तो इस अन्याय के खिलाफ जो रानी थी, उन्होंने क्या करा, विद्रोह कर दिया, और झांसी के लिए, ठीक है, झांसी को आजाद कराने के लिए इन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई की। अगला क्वेश्चन है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, इसके बारे में बताना है। तो देखिए, मुस्लिम लीग डिमांड कर रही थी पाकिस्तान की, उनको पाकिस्तान चाहिए था। अब कांग्रेस जो उस समय में थी वो पाकिस्तान की मांग के उस समय खिलाफ लग रही थी, ठीक है। वो उस समय नहीं चाहती थी कि देश के टुकड़े हों, लेकिन मुस्लिम लीग चाह रही थी कि देश के टुकड़े और उनको अलग पाकिस्तान बनाया जाए। लेकिन जब ऐसे में लगा उनको कि भाई नहीं होएगा, तो उन्होंने आह्वान कर दिया था प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, जिसको डायरेक्ट एक्शन डे कहा जाता है। इन्होंने क्या करा, कत्लेआम मचा दिया, और खासकर इन्होंने हिंदुओं को टारगेट करा, जो हिंदू लोग थे उनको मारना काटना शुरू कर दिया था, दंगे कराने शुरू कर दिए थे। अगला सेक्शन है सेक्शन सी, इसको देखते हैं। सेक्शन सी में क्वेश्चन है आपके सामने, एक बार ये क्वेश्चन देख लो आप सारे, फिर मैं आपको क्या कराता हूँ, इसके आंसर करा देता हूँ, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि जो हड़प्पा की जो लिपि थी, ठीक है, वो लिपि एक रहस्यमयी लिपि थी? तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि आज तक इसको पढ़ा नहीं जा सका है। ये एक चित्रात्मक लिपि है, इसमें वर्ण नहीं होते हैं, ठीक है, वर्णमाला वाली लिपि नहीं है, चित्रात्मक है। और 375 से 400 के करीब इसमें चित्र माने जाते हैं। ये लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा जो सभ्यता है, इसका सबसे अनूठा पहलू जो है वो शहरी केंद्रों का विकास है। इसके बारे में आपको बताना है। तो हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, ठीक है, हम सभी जानते हैं। यहाँ जो नगर निर्माण योजना मिली है वो बहुत ही अद्भुत मिली है। यानी आज से 5000 6000 साल पहले, जब टेक्नोलॉजी का इतना विकास नहीं था, उस समय भी इतने बेहतर तरीके से पूरे नगर बसा रखे थे, बिल्कुल, मतलब ये आपको अद्भुत लगेगा। हड़प्पा अपनी जल निकास प्रणाली के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ पूरे नियोजन के साथ आवास बनाए गए, यानी आवास हो गई, नालियाँ हो गई, गलियाँ हो गई, पूरी नियोजन यानी पूरी प्लानिंग के तहत यहाँ पे बनाया गया है, ठीक है। शहरों का नक्शा अगर ध्यान से देखोगे तो आपको लगेगा कि जो सड़क और जो गलियाँ वगैरह हैं वो ग्रिड पद्धति में, यानी एक दूसरे को 90 डिग्री में काट रही है, पूरा एक जाल बन रहा है, पूरा प्रॉपर, ठीक है।
यहाँ पे घरों में स्नान घर हैं, प्राइवेसी का बहुत ध्यान रखा जाता है, ठीक है। जो नीचे के घर नीचे का जो हिस्सा होता है घर में, वहाँ पे विंडो वगैरह नहीं रखी जाती ताकि कोई ताक झांक ना करे। फिर बस्ती 2 भागों में विभाजित थी, दुर्ग और निचला शहर, हम पढ़ चुके थे। अनाज के भंडारण के लिए अन्नागार थे, ठीक है, अनाज के स्टोरेज करने के लिए अन्नागार बनाए हुए थे। विशाल स्नानागार भी है, ठीक है। पक्की ईंटों के यहाँ पे मकान बने हुए थे। तो ये सब इसकी विशेषता में बता सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूफी मत के बारे में आपको बताना है। तो इस्लाम में जो प्रचलित अंधविश्वास और जो रीति रिवाज थे उसका सूफी जो लोग थे इन्होंने खंडन करा, ठीक है। इनका विश्वास था कि ईश्वर अल्लाह एक है तथा अपने अनुयायियों को साधारण तथा पवित्र जीवन बिताने को इन्होंने कहा। सूफी मत के सिद्धांत की बात करें तो सूफी और कुरान से जुड़ा इनका अपना लिटरेचर था, अपना साहित्य था। सूफी संत जो थे खानकाह में रहा करते थे, खानकाह इनके मठ मान लीजिए, मठ हुआ करते थे। सूफी संत ने जनमानस को स्थानीय भाषा यानी लोकल जो लैंग्वेज थी उसमें अपना प्रचार किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, भारत के संविधान में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में जो शक्तियों का विभाजन होता है तो उसके लिए जो सूचियां हैं इसके बारे में बताना है। तो आपने संघ सूची पढ़ा है, राज्य सूची पढ़ा है, समवर्ती सूची पढ़ा है, ठीक है। संघ सूची में ऐसे विषय आ जाते हैं जिसपे केंद्र की सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची में ऐसे विषय आ जाते हैं जिसमें राज्य की सरकार कानून बनाती है, और समवर्ती सूची में ऐसे विषय आ जाते हैं जिसमें दोनों ही सरकार कानून बना सकती है। लेकिन अगर मान लो दोनों सरकारों के बीच में कोई विवाद हो जाता है तो केंद्र का ही माना जाता है, ठीक है। तो ये आपको बताना था। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा में भाषा के मुद्दे पर किस प्रकार बहस हुई थी, ये आपको बताना है। तो देखिए, आरवी धुलेकर संविधान सभा के सदस्य थे। इन्होंने बहुत पुरजोर शब्दों में बहुत तेज आवाज उठाई और हिंदी को संविधान, ठीक है, निर्माण की भाषा के रूप में इस्तेमाल करा। हिंदी को ये महत्वपूर्ण मान रहे थे। समिति ने सुझाव दिया कि देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी जो है वो भारत की राजकीय भाषा होगी, और इस फॉर्मूले को समिति ने घोषित नहीं किया। समिति का मानना था कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए, एकदम से राष्ट्रभाषा नहीं बना देना चाहिए, ठीक है। तो हिंदी के पक्ष में थे, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो हिंदी के पक्ष में नहीं थे, ये भी आपको याद रखना, इसी को लेकर बहस हुई थी। ये कहा गया था कि 15 साल तक जो कामकाज होगा उसमें अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल करेंगे, फिर और प्रांतों में जो काम होगा जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज होगी उसमें करेंगे, ठीक है। धीरे धीरे करके हम क्या करेंगे, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाएंगे। तो ऐसी बातों को लेकर वहाँ पे चर्चा चल रही थी। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन डी। क्वेश्चन है कि नमक एकाधिकार के जिस मुद्दे का उन्होंने चयन किया वह गांधी जी के कुशल समझदारी का एग्जाम्पल है। यानी उन्होंने नमक को लेकर जो आंदोलन कर दिया वो उनकी समझदारी को दिखाता है। ऐसा आपको लगता है तो आप इसका आंसर बता सकते हो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। नमक जो है हर भारतीय घर में इस्तेमाल होता है, ठीक है, और हर घर की वह आवश्यकता थी। अंग्रेजों ने क्या करा था, नमक पर टैक्स लगा दिया था, नमक बनाने पे रोक लगा दी थी कि कोई उसे बनाएगा नहीं, दुकानों से महंगे दाम पे खरीदेगा, ठीक है। तो गांधी जी ने क्या करा, इसको मुद्दा बनाया और आंदोलन शुरू कर दिया। तो भारतीयों को नमक कानून के तहत घरेलू प्रयोग के लिए नमक बनाने पर बैन कर दिया गया था। उस समय में भारतीय जो थे वो दुकानों से ज्यादा पैसे देके नमक खरीदने के लिए मजबूर हो रहे थे। नमक उत्पादन और विक्रय पर राज्य का एक अधिकार था, यानी जो अंग्रेजी सरकार था उसका अधिकार था, वही बनाएगी वही बेचेगी, ठीक है। सरकार जो थी नमक के द्वारा काफी पैसा और लाभ कमाना चाह रही थी। गांधी जी ने क्या करा, इसको एक ऐसा मुद्दा बना दिया, आंदोलन का मुद्दा बना दिया और आंदोलन शुरू कर दिया। नमक कानून आम जनता में बहुत ज्यादा अलोकप्रिय रहा है, ठीक है, मतलब जनता इसको पसंद नहीं करती थी इस कानून को। तो परिणाम क्या होता है, नमक आंदोलन से महात्मा गांधी दुनिया की नज़र में आ गए। अमेरिका की जो न्यूज़ जो पत्रिका है उसने तो गांधी जी के बारे में काफ़ी गलत गलत लिखा था, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, उनके शरीर को लेकर ऐसा लिखा था। फिर दांडी यात्रा के पश्चात पत्रिका को शुरू में लग रहा था ये कर नहीं पाएंगे इसको पूरा, जब पूरी यात्रा हो गई तो उसकी सोच में बदलाव आया। गांधी जी को बहुत जन समर्थन मिला, लोग उनके साथ आ गए, आंदोलन बड़े लेवल पे हुआ। उन्होंने, ठीक है, अपने साथ कई लोगों को लिया और नमक तोड़कर कानून तोड़ा। तो ये सारी बातें आप बता सकते थे। तो ये इतने बड़े पॉइंट हैं, आप इसको पढ़ सकते हो और उसको पेपर में लिख सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोलेट सत्याग्रह जो था इससे गांधी जी जो है राष्ट्रीय नेता बन गए। आपको बताना है कैसे बन गए। तो 1914 से 1918 में जो पहला विश्व युद्ध हुआ था तो भारत के जो सैनिक थे, ठीक है, पंजाब के जो बहुत सारे लोग थे जो अंग्रेजों की तरफ से युद्ध में गए थे लड़ने, ब्रिटेन के लिए लड़ने गए थे, भारत के लोग जो पंजाब से थे, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा था कि हम अंग्रेजों के लिए लड़ रहे हैं तो अंग्रेज बदले में हमको इनाम देंगे, लेकिन अंग्रेजों ने इनाम नहीं दिया, उसके बदले दे दिया रोलेट एक्ट। अब ये जो रोलेट एक्ट है ये भारतीयों के लिए और बुरा था।
अंग्रेजों ने क्या करा, प्रेस पे बैन लगा दिया, बिना जांच के कारावास की अनुमति दे दी कि आप किसी को भी बिना जांच के जेल में डाल दो सीधा। सर सिडनी रोलेट जो था उसकी अध्यक्षता वाली जो समिति थी, ठीक है, उसने बहुत कठोर मतलब नियम बना दिए थे जो भारतीयों के लिए बहुत नुकसानदायक थे। फिर चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा की जो पहल की गई थी गांधी के द्वारा, उसमें ऐसे राष्ट्रवादी रूप में वो उभर चुके थे जिसमें गरीब लोगों के प्रति उनके मन में सहानुभूति थी, ठीक है। और गांधी जी जो रोलेक्ट एक्ट जैसे जो ये एक्ट आ रहे थे उसका खूब इन्होंने विरोध भी करा था। तो गांधी जी ने क्या करा, रोलेक्ट एक्ट के खिलाफ पूरे देश में अभियान चला दिया। पंजाब में विशेष रूप से बहुत इसका विरोध हुआ, स्कूल और दुकान बंद कर दिया गया, ठीक है, जीवन ठहर सा रहा था। पंजाब जाते समय गांधी जी को कैद कर लिया गया, स्थानीय कांग्रेस नेताओं को भी गिरफ्तार कर लिया गया। धीरे धीरे जो स्थिति थी वो तनावपूर्ण हो गई थी। और अप्रैल 1919 में फिर अमृतसर में खून खराबा हुआ, ठीक है, जो आपने जलियांवाला बाग हत्याकांड देखा, तो ये सब हुआ। तो रोलेक्ट एक्ट जो था ना, इससे कहीं ना कहीं जो महात्मा गांधी उनकी एक इमेज जो बन गई थी, वो एक सच्चे राष्ट्रीय नेता के रूप में उनकी इमेज बन गई थी। अगला क्वेश्चन है कि जैन दर्शन जो है उसकी शिक्षाएं बतानी है। तो देखिए, जैन धर्म जो है वो पूरे विश्व को प्राणवान मानता है। वो मानते हैं पत्थर में भी प्राण है, चट्टानों में भी प्राण है, जल में भी प्राण है, हर जगह प्राण है, ठीक है। जीवों के प्रति अहिंसा की बात करते हैं, खासकर इंसानों, जानवरों, पेड़ पौधों को ना मारने काटने की बात करते हैं, ठीक है। जैन दर्शन का केंद्र बिंदु जो है वो अहिंसा है। अब देखो, हिंसा ना करना, हत्या ना करना, चोरी ना करना, झूठ ना बोलना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, धन इकट्ठा ना करना, ये सारी जो सीख होती है सब आपको जैन धर्म में मिल जाएंगी, ठीक है। इसके बाद आपका मैप आ जाता है। अब मैप कुछ इस प्रकार से आता है, जैसे मान लो ये कुछ है, सूरत, विजयनगर, इंद्रप्रस्थ, कलकत्ता, कौशल, ये आपको बताना है। तो देखिए, जो ये दक्षिण भारत में ये वाला हिस्सा है, ये तो विजयनगर का है, ठीक है। कलकत्ता यहाँ पे बंगाल में है, तो आप ऐसे बता सकते हो। कौशल जो है उत्तर प्रदेश में है। इंद्रप्रस्थ जो है दिल्ली का पुराना नाम है। सूरत जो है ये गुजरात में है, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको कर सकते थे मैप को। तो यहाँ पे हमारा जो पहला पेपर है ये हो जाता है। अब हम चलेंगे अपने अगले पेपर पे, ठीक है। और आप हमारी वेबसाइट पे भी नोट्स प्राप्त कर सकते हो। तो गूगल पे जाके eklavyastudypoint.com जाना है, पीडीएफ से डाउनलोड कर सकते हो। वरना अगर आपको पीडीएफ से नहीं जाना, पढ़ना है, तो क्लास 12th में जाओ, ठीक है, अपने सब्जेक्ट में जाओ। इस तरीके से टेबल आएगी, तो चैप्टर वाइज आपको नोट्स मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज एमसीक्यू मिल जाएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, सब कुछ आपको हमारी वेबसाइट में मिल जाएगा। आप वहां से देख सकते हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट पेपर 2025 का कर लिया, अब 2024 के पेपर की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है आपके सामने कि सिंधु सभ्यता का स्थल कालीबंगन निम्न में से किस राज्य में है। तो आप सभी जानते हैं कालीबंगन जो है वो राजस्थान में है, ठीक है। तो आपका राजस्थान ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, मैं आपको थोड़ा जल्दी जल्दी कराता हूँ। मोहनजोदाड़ो जो है वो बस्ती जो थी वो कितने भागों में विभाजित थी। तो इनकी बस्ती 2 भागों में विभाजित थी, ठीक है। दुर्ग और निचला शहर वगैरह आपने पढ़ा होगा। अगला क्वेश्चन है कि तीर्थ यात्री जो था उसका नाम था स्वयं सांग, ठीक है। स्वयं त्रांग जो था ये कहाँ का था, तो ये चाइना का था, नाम से ही आपको पता लग रहा होगा। फिर गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी जो था किस वंश के शासक हैं, तो ये सातवाहन शासक हैं, ठीक है। आपका यहाँ पे ऑप्शन ठीक हो जाएगा सी, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जैन परंपरा के अनुसार महावीर से पहले कितने तीर्थकर हो चुके हैं। तो 24 तीर्थकर थे और महावीर जो थे वो 24वें तीर्थकर थे। लेकिन आपसे पेपर में ये नहीं पूछा है, पेपर में आपसे कुछ और पूछा है कि महावीर से पहले कितने तीर्थकर थे। अगर महावीर 24वें थे तो उनसे पहले 23 तीर्थकर थे, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्या ऑप्शन होना चाहिए, आपका 23 आंसर होना चाहिए, ठीक है, सी ऑप्शन होना चाहिए। आगे चलते हैं। अब आपको सही वाला बताना है। तो फ्रांसुआ बर्नियर फ्रांस से था, ठीक है। इब्न बतूता मोरक्को से था, ठीक है। पीटर मुंडी जो था वो जर्मनी से नहीं था, ये इंग्लैंड से था, ठीक है। तो ये गलत है। मार्को पोलो जो है वो आपका इटली हो जाएगा। तो यहाँ पे जो, हाँ, पीटर मुंडी जो है ये इंग्लैंड से है, तो हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। अगला क्वेश्चन है ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर, ये किसने लिखा था। तो ये फ्रांसुआ बर्नियर का था, ठीक है। इब्न बतूता को किस शहर का काजी बनाया गया था। तो दिल्ली का बनाया गया था काजी इसको। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हुई थी। हरिहर और बुक्का नाम के 2 जो भाई थे इनके द्वारा हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यवन शब्द जो है किसके लिए यूज किया जाता था। तो ये यूनानियों के लिए यूज किया जाता था। आगे देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल में जो स्तंभरारी बंदोबस्त है, ठीक है, जिसको स्थायी बंदोबस्त कहा जाता था, ये कब लागू हुआ था। 1793 में हुआ था, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ठीक है, या असहयोग आंदोलन, या जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो इसमें से जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है
वो सबसे पहला हुआ था। एक बार मैंने सारी डेट लिख दिया, आप ध्यान से देखिए। ये 1919 में हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। ये 1931 में हुआ था। ये 1942 में हुआ था। ठीक है, तो आप इस तरीके से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा में कुल कितने सत्र हुए थे? तो टोटल इसके 11 सत्र हुए थे। ठीक है, टोटल इसके कितने सत्र हुए थे? 11 सत्र हुए थे। फिर संविधान के निर्माण के समय भारत सरकार के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो ये BN राव जो थे, ये संवैधानिक सलाहकार थे। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु जो सभ्यता है, इसमें जो बाट होते थे वो चर्ट नामक पत्थर से होते थे। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, ये MCQ में भी आया हुआ है। ठीक है, कि मंदसौर जो है, मंदसौर उसका पहले क्या नाम था? पहले उसको दसपुर कहा जाता था। ठीक है, फिर बौद्ध दर्शन के अनुसार माना जाता है कि विश्व जो है अनित्य है, लगातार बदल रहा है, कुछ भी यहाँ पे स्थायी नहीं है, कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब कुछ बदलता रहता है। ठीक है, ये बौद्ध धर्म में माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हम्पी के भग्नावशेष कॉलिन मैकेंजी, जनरल कॉलिन मैकेंजी के द्वारा प्रकाश में लाए गए थे। 1860 के दशक से पहले ब्रिटेन में कच्चे माल के तौर पे जो कपास आयात की जाती थी, वो ज़्यादातर हिस्सा अमेरिका से आता था। ठीक है, सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली ने 1798 में तैयार की थी। ये एक व्यवस्था होती थी जिसमें जो इसमें साथ होता था उसकी सैनिक टुकड़ी खत्म कर दी जाती थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 13 दिसंबर 1946 को किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, जो संविधान का एक ब्लूप्रिंट था, आप ऐसा मान लीजिए। आगे देखो, लघु उत्तरात्मक प्रश्न है आपके, जो 1 नंबर में आपको आंसर करना है, तो इसको देखते हैं। ठीक है, एक बार आप देख लीजिए, फिर मैं आपको आंसर बताता हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि आप कैसे कह सकते हैं कि सिंधु वासियों को सुदूर क्षेत्र से संपर्क था, दूर दूर से संपर्क था? तो इनका व्यापार होता था ईरान से, इराक से, ओमान से तांबा वगैरह आता था। तो इससे साबित होता है कि इनके जो संबंध थे वो अलग अलग क्षेत्रों से थे। ठीक है, आगे चलते हैं। पाटलिपुत्र को वर्तमान में क्या कहा जाता है? तो पटना कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है मातृवंशिकता का क्या मतलब होता है? मतलब जहाँ पे माता परिवार में प्रमुख हो, माता के नाम पे संपत्ति हो, बाद में माता से वो संपत्ति आगे ट्रांसफर हो। ठीक है, माता को अधिकार हो, तो उसे मातृवंशिकता कहा जाता है। इब्न बतूता के अनुसार दावा क्या था? दावा जो डाक व्यवस्था था वो उसके बताना है। तो इब्न बतूता भारत में जब आया था, उसने डाक व्यवस्था देखी थी, उससे वो बहुत ज़्यादा हैरान हुआ था। 2 प्रकार की डाक व्यवस्था थी, एक पैदल डाक व्यवस्था थी, एक अश्व डाक व्यवस्था थी। ठीक है, तो एक को उलूक कहा जाता था, एक को दावा कहा जाता था। तो इसमें दावा की बात कर रहे हैं, तो दावा जो है पैदल डाक व्यवस्था थी। ठीक है, नेक्स्ट है शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह जो है वो कहाँ पर है? तो दिल्ली में है। ठीक है, नेक्स्ट है गोपुरम किसे कहा जाता है? तो गोपुरम जो साउथ में जो मंदिर होते हैं, उसमें मैं आपको इमेज दिखाता हूँ। तो बहुत बड़ी सी मीनार सी होती है। ठीक है, ये एक एंट्री होती है, यहाँ से एंट्री की जा सकती है मंदिर में, और ये दूर से ही मंदिर होने का आपको संकेत देते थे। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है? गोपुरम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मुकद्दम या मंडल शब्द जो है वो किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो पंचायत जो होती है, पंचायत में जो मुखिया होता है उसके लिए यूज किया जाता है। 1929 में कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन था वो क्यों इंपॉर्टेंट था? तो इसलिए क्योंकि इसमें पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी गई थी, तिरंगा झंडा फहराया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि गरीबों के साथ अपना तादम्य स्थापित करने के लिए गांधी जी ने क्या करा? तो उन्होंने बिल्कुल गरीबों के जैसे कपड़े पहनने शुरू कर दिए। धोती कुर्ता पहनते थे, एकदम सिंपल सादा रहते थे। ठीक है, उनके जैसे ही रहते थे। राष्ट्रीय ध्वज के प्रस्ताव को संविधान सभा में किसने पेश किया था? तो ये नेहरू ने पेश किया था। ठीक है, नेहरू जी ने पेश किया था, 22 जुलाई 1947 को किया था। अगला आपका सेक्शन बी है, इसमें आपके 50 वर्ड वाले हैं, यानी 50 वर्ड में आंसर करना है। क्वेश्चन है कि आपके विचार में सिंधु घाटी सभ्यता का अंत किस प्रकार से हुआ था? तो बहुत सारे कारण थे, बाढ़ माना जाता है, भूकंप, अकाल, नदियों का मार्ग बदलना, विदेशी आक्रमण, ये सारे कारण माने जाते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के। अगला क्वेश्चन है कि सिक्कों से क्या ऐतिहासिक जानकारियां प्राप्त होती है? तो सिक्कों से धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक, ठीक है, जीवन के बारे में पता लगता है। ये सारी जानकारी हमको पता लगती है। और किस साम्राज्य के सिक्के हैं? ठीक है, किस साम्राज्य में कौन से धातु के सिक्के चलाए गए, क्या उसकी मान्यता थी, क्या उसकी तिथि थी, ये सारी बातें हमको सिक्कों से पता लग जाती हैं। स्त्री धन किसे कहा जाता है? जब लड़की का विवाह होता है, उसकी शादी होती है, तो उसको जो गिफ्ट मिलते हैं उसको स्त्री धन कहा जाता है। उस पर स्त्री का पूरा अधिकार होता है। ठीक है, इस संपत्ति को उसकी संतान विरासत में प्राप्त कर सकती है, इस पे उसके पति का अधिकार नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है कि इन्हीं 2 स्तूपों के नाम लिखने हैं। तो सांची का स्तूप बता दो, अमरावती का स्तूप बता दो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इब्न बतूता ने जो पान का चित्रण कैसे करा है? तो जब वो भारत आया उसने पान और नारियल वगैरह देखा था। ठीक है, तो पान के बारे में वो बताता है कि पान जो है ये एक मतलब पौधा है जिसकी खेती अंगूर की बेल की तरह की जाती है, और इसमें कोई फल नहीं होता है, बल्कि इसके पत्तों के लिए इसको यूज किया जाता है, उगाया जाता है। उन्होंने बताया कि लोग इसे चूने और सुपारी के साथ चबाकर खाते हैं, जिससे ताजगी आती है। ठीक है, ये भी उल्लेख किया गया है कि सुपारी जो है जायफल जैसा
होता है उसको चबाया चबाया जाता है, ठीक है, पान वगैरह उसी में यूज आता था। अगला है आपके विचार में चिश्ती सिलसिला की विशेषता बतानी है कि क्यों ये इतना लोकप्रिय था। तो ये सिलसिला जो था ये अपनी सादगी, प्रेम, सहिष्णुता और आम लोगों से जो उसका जुड़ाव था, इस कारण ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गया। ये शासक और शक्तिशाली लोगों से दूरी बनाकर रखता था, समाज सेवा पे जोर देता था। इसके अलावा संगीत हो गया, संगीत कव्वाली के माध्यम से, ठीक है, लोगों को जोड़ता था। ईश्वर की आराधना वगैरह कव्वाली के माध्यम से इसमें की जाती थी। नेक्स्ट है कि विजयनगर साम्राज्य के कोई दो राजकीय केंद्र बताने। आप कमल महल बता सकते हो, राम हजार राम मंदिर बता सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पोलज और परोती जमीन में क्या अंतर है। अब देखो, चार प्रकार से जमीनों को वर्गीकृत किया हुआ था अकबर के समय में। तो पेपर में मैंने देखा है पिछले 5 साल के पेपर में ये चारों क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आ रखे हैं। तो इसलिए यहाँ पे आपसे पोलज और परोती पूछी है, मैं आपको केवल ये नहीं बताऊंगा बल्कि मैं आपको चारों बताऊंगा, और ये हर बार पेपर में कहीं ना कहीं आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पोलज। ये वो जमीन है जिसपे हर साल खेती की जाती है, ठीक है, हर साल खेती होती है और काफी उपजाऊ जमीन होती है। फिर आती है परोती, यानी वो परोती या परती भूमि जिसे 1 से 2 साल के लिए खेती जिसमें रोक दी जाती है ताकि मिट्टी की जो उपजाऊपन खत्म हो गया है या कम हो गया है वापस से उसको ताकत मिल जाए। अस्थायी रूप से खाली कर दिया जाता है, ठीक है, मिट्टी को आराम देने के लिए ये ऐसा किया जाता है। चचर भूमि जो थी, ऐसी जमीन जो 3 या 4 साल तक खाली पड़ी हो, ठीक है, 3-4 वर्ष से बंजर पड़ी हो और सुधार के बाद इसको वापस से खेती के लायक बनाया जा सकता है। फिर नेक्स्ट है बंजर, ऐसी जमीन जिसमें 5 साल या उससे ज़्यादा साल से खेती नहीं हुई है, 5 साल से खाली पड़ी है और सबसे कम उपजाऊ जमीन है, उसको बंजर कहा जाता है। अभी हमने पढ़ा था ना, एक बंजर भी पूछा हुआ था। अब पोलज और परोती पूछ लिया है, ठीक है। हो सकता है आपके पेपर में चचर पूछ लें, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है दक्कन दंगा आयोग की जो रिपोर्ट है, ठीक है, उसके बारे में आपको बताना है। दक्कन दंगा आयोग की रिपोर्ट जो है वो पीड़ित जिलों की जांच पड़ताल के बारे में हमको बताती है। इसमें रैयत वर्ग, साहूकार, चश्मदीद गवाह, इन सब के बयान दर्ज किए गए थे। अलग अलग क्षेत्रों से जो राजस्व की दर, कीमतें, ब्याज, इन सब से रिलेटेड जो डेटा था, आंकड़ा था, वो मिलता है। फिर जिला कलेक्टर के द्वारा भेजी गई जो रिपोर्ट थी उसकी जो कमेंट होती थी वो इससे मिलती है। रिपोर्टों का अध्ययन किया गया है आलोचनात्मक रूप से, उसकी आवश्यकता के हिसाब से उसका अध्ययन किया गया, ठीक है। ये रिपोर्ट सरकारी थी और प्रशासन के नज़रिए से लिखी गई थी। तो ये रिपोर्ट सरकारी सरोकार का अर्थ बताती है, इस पर पूरा विश्वास भी नहीं किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है उपनिवेशवाद और देहात जो आपका चैप्टर है, इसमें जो हल और कुदाल के बारे में बताया गया है उसको बताना है। तो हल और कुदाल प्रतीक है। जैसे पहाड़ी लोग जो थे, जो खेती करते थे, जो झूम खेती करते थे, जंगलों में रहते थे, ये कुदाल का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। संथाल लोग जो थे, जो स्थायी कृषि करते थे, ये हल का प्रयोग करते थे। ये लड़ाई है हल और कुदाल की, यानी कि संथाल लोग वर्सेस, आप ये कह सकते हो संथाल वर्सेस पहाड़ियों की लड़ाई थी, ठीक है। तो ये था। अगला देखो, अगले क्वेश्चन ये है, 1 मिनट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहायक संधि की कोई दो शर्त बताना है। सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा 1798 में तैयार की गई थी। जो शासक इस संधि को करता था उसको ये शर्तें माननी पड़ती थी। जैसे अंग्रेज जो है अपने सहयोगियों की बाहरी और आंतरिक चुनौतियों से रक्षा करेंगे। सहयोगी पक्ष बिना भू क्षेत्र में एक ब्रिटिश, मतलब जो सहयोगी पक्ष का जो क्षेत्र है, भूमि है, उसमें ब्रिटिश सैनिक टुकड़ी उसको रखनी पड़ेगी। अपनी सेना को भंग करना पड़ेगा, अंग्रेजों की सेना रखनी पड़ेगी और अपने खर्चे पे रखनी पड़ेगी, ठीक है। इसका पूरा जो रख रखाव है, खर्चा है, वो इसको देना पड़ेगा। जो सहयोगी पक्ष है वो बिना अंग्रेजों के जानकारी के, बिना बिना उनकी परमिशन के किसी दूसरे से कोई संधि भी नहीं कर सकते हैं, ना कोई युद्ध में भाग ले सकते हैं, ठीक है। ये शर्तें थी। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के अस्पृश्यता उन्मूलन का जो सुझाव है इसके बारे में आपको बताना है। तो संविधान सभा ने अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए अनुच्छेद 17 का सुझाव दिया था। इसमें कहा गया था कि जो अस्पृश्यता है, यानी जो छुआछूत है, जो जाति प्रथा होती थी, छुआछूत जो होता था, उसको पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। किसी भी रूप में इसका पालन करना गलत बताया गया, ठीक है। इसके अलावा इसने ये भी सुझाव दिया कि अस्पृश्यता से उत्पन्न किसी भी अक्षमता जो है, ठीक है, जैसे मान लो सार्वजनिक स्थल पे, एक मंदिर पे, कुएं पे, किसी भी जगह पे अगर किसी को छुआछूत ऐसा किया जाता है तो उसको कहीं ना कहीं दंडनीय अपराध माना जाएगा और सजा दी जाएगी। इसके बाद आपका सेक्शन सी आता है। इसके क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है मौर्य वंश के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, उसके स्रोत बताने हैं। तो अशोक के सिक्कों से जानकारी मिलती है, अशोक के अभिलेख से जानकारी मिलती है,
चाणक्य के अर्थशास्त्र से मिलती है, मेगास्थनीज के इंडिका से मिलती है, जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य, मूर्तिकला, ठीक है, इन सब चीज़ों से जो मौर्य साम्राज्य था उसके बारे में जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य के प्रमुख राजनीतिक केंद्र के बारे में बताना है। तो प्रमुख राजनीतिक केंद्र की बात करें, 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी, उसके अलावा 4 प्रांतीय केंद्र जो है उसमें तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली और स्वर्णगिरी थी। यहाँ से, ठीक है, पूरे जो क्षेत्र था उसमें प्रशासन का कार्य चलाया जाता था। साम्राज्य के संचालन के लिए जो भूमि थी और नदी मार्ग था, दोनों जगह से आवागमन होता था। यात्रियों के खान पान की पूरी व्यवस्था की जाती थी। सेना सुरक्षा का एक प्रमुख माध्यम होती थी। सैनिक गतिविधि जो होता था पूरा मैनेज सिस्टम से चलाया जाता था। जैसे पूरा मैनेजमेंट था, एक समिति बना दी, 6 उप समिति बना दी, इनके अलग अलग काम डिसाइड कर दिए। जैसे कि मान लो पहली समिति है वो नौसेना का संचालन करेगी, दूसरी समिति यातायात और खान पान का काम करेगी, ठीक है, उसका पूरा मैनेजमेंट करेगी, संचालन करेगी। तीसरी समिति जो है वो पैदल सैनिकों का रख रखाव करेगी, उनका संचालन करेगी। चौथी समिति जो है अश्वरोहियों का देखभाल करेगी। पांचवी समिति जो है रथ रोहियों का काम करेगी, ठीक है, उनकी देखभाल करेगी। छठी समिति जो है वो हाथियों का संचालन करेगी। यानी हर समिति का अपना अपना क्या था, काम था। अगला क्वेश्चन है बौद्ध दर्शन के अनुसार उनकी जो शिक्षाएं वो बताना है। तो बौद्ध दर्शन जो है वो क्या कहता है ये समझिए। तो देखिए, भगवान बुद्ध ने मध्यम मार्ग अपनाने की बात कही है। हमको मध्यम मार्ग अपनाना है, ना तो हमें बिल्कुल लग्जरी लाइफ जीनी है, ना ही हमको अपने आप को बहुत कठोर जीवन में रखना है। हमें एक बीच का रास्ता अपनाना है, ठीक है। धार्मिक आडंबरों को स्वीकार नहीं करते हैं ये लोग बिल्कुल भी। बौद्ध दर्शन ये कहता है कि दुनिया जो है वो अनित्य है, लगातार उसमें बदलाव आ रहा है, संसार जो है वो बदलता जा रहा है, यहाँ पे कुछ भी स्थायी नहीं होता है। इन्होंने घोर तपस्या और जो विश्व शक्ति है उसके बीच में मध्यम मार्ग अपनाने की बात की है, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। फिर जाति प्रथा को ये लोग बिल्कुल नहीं मानते हैं। बुद्ध कहते हैं कि राजा और गृहपति जो है उनको सभी के प्रति दयावान होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैष्णववाद के बारे में आपको बताना है। तो वैष्णववाद विचारधारा में भगवान विष्णु को सबसे महत्वपूर्ण देवता माना जाता है। इसमें 10 अवतारों की कल्पना की जाती है, जिसे दशावतार की कथा कहा जाता है। और कई अवतार को मूर्तियों के रूप में दिखाया गया है, कई बार इन्हें मनुष्य के रूप में भी दिखाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब पृथ्वी पे बहुत ज़्यादा पाप बढ़ जाता है तो ईश्वर जो है वो किसी न किसी रूप में अवतार लेते हैं, ठीक है। उन अवतारों को पूरे देश में अलग अलग रूप में, अलग अलग नामों से जाना जाता है, पूजा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पंचायत के बारे में बताना है। मुगल भारत में जो पंचायती थी उसके काम वगैरह के बारे में बताना है, ठीक है। तो पंचायतें जो थी वो गांव के जो विवाद होते थे उसको निपटा देती थी। गांव का प्रशासन जो लोकल जो स्थानीय काम होता था वो ये करती थी। राजस्व छोटा मोटा जो गांव के जो सभी लोग थे उसमें पैसा देते थे, उसे एक फंड बनता था और गाँव की समस्याओं में, जैसे छोटी मोटी पुलिया बनानी है, कोई काम करना है, तो ये काम करती थी। फिर सामुदायिक प्रबंधन, यानी पंचायत को जिम्मेदारी सार्वजनिक भूमि और सिंचाई प्रणालियों जैसी जो सामुदायिक संपत्तियां थी उसका मैनेजमेंट करने की भी जिम्मेदारी जो थी वो पंचायतों की होती थी, ठीक है। कानून व्यवस्था, गांव में शांति बनी रहे, लोगों के बीच में झगड़ा हो जाए तो उसको सुलझा दिया जाए, ये सब काम होता था। सामाजिक कल्याण के लिए पंचायतें काम करती थी, जैसे मान लो कोई नहर खोदना हो, बाढ़ से बचाव करना हो, ठीक है, लोगों की कोई समस्या हो, समस्या को दूर करना हो। अनुशासन और दंड, यानी कि गांव में अगर कोई अपनी जाति की हद से बाहर जाने की कोशिश करता था तो उसको दंड भी देती थी पंचायत, ठीक है। तो ये सारे काम होते थे, आप इसे पढ़ सकते हो और पेपर में आएगा तो लिख देना। अगला क्वेश्चन है कि 1857 का आंदोलन जो था वो किस प्रकार शुरू हुआ था। तो कई कारण थे वैसे, लेकिन मेन जो कारण था वो ये था, तात्कालिक कारण, कि जो बंदूक होती थी, जो एनफील्ड राइफल होती थी, उसमें जो कारतूस होते थे वो कहीं ना कहीं जीभ से, मुंह से खींचना पड़ता था, ठीक है। और ये कहा गया था, अफवाह फैल गई थी कि उसमें गाय और सूअर की चर्बी का लेप है, ठीक है, जिसकी वजह से उसको छूने से मना कर दिया था। तो ब्रिटिश नीतियों से असंतोष भी आप बता सकते हो, भारतीय सैनिकों के साथ भेदभाव भी बता सकते हो, और ये जो कारतूस का मुद्दा था ये बता सकते हो। मेन जो था वो कारतूस का मुद्दा था, ठीक है। फिर ये विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ, जब सिपाहियों ने चर्बी वाले कारतूस का उपयोग करने से इनकार कर दिया। बाद में दिल्ली की ओर बढ़ गया, ठीक है। तो ये पूरी स्टोरी है जो मैंने चैप्टर में आपको बता रखी है, आप इसको आराम से देख सकते हो। यहाँ पे मैं आपको जल्दी जल्दी मतलब रिवीजन करा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी जल्दी करा दूँ। अगला क्वेश्चन है कि 1857 में जो विद्रोह था उसमें लोग अफवाहों में विश्वास क्यों करते थे। तो कई कारण थे। धार्मिक संवेदनशीलता, क्योंकि लोग अपने धर्म के प्रति बहुत ही संवेदन होते हैं, ठीक है, और ये थे। इनको सीधा सीधा ये लग रहा था कि जो अंग्रेज है इनको ईसाई बनाना चाहते हैं, ठीक है। इनको लगता था कि अंग्रेज इनके धर्म को भ्रष्ट करना चाहते हैं, तो इसलिए लोगों को तुरंत ही उनकी बातों पर यकीन हो जाता था, कोई भी अफवाह उड़ती थी ये यकीन कर लेते। फिर अशिक्षा थी, जागरूकता की कमी थी, लोग जरा भी सुनेंगे बिना क्रॉस चेक करे विश्वास कर लेते थे, ये भी था। फिर अंग्रेजों की जो नीतियां थी ना, पॉलिसी, वो इतनी बेकार थी लोगों के प्रति कि इनको तुरंत यकीन हो जाता था कि अंग्रेज कर रहे हैं तो कुछ गलत ही होगा, ठीक है, वो अफवाह पर तुरंत ही विश्वास कर लेते थे। फिर सेक्शन डी है,
बाबा गुरु नानक के बारे में उनकी शिक्षाएं बतानी है। तो बाबा गुरु नानक जो थे उन्होंने निर्गुण भक्ति का प्रचार करा था। ये धार्मिक आडंबरों को मानते नहीं है, धार्मिक ग्रंथों को भी नहीं मानते हैं, ठीक है। यज्ञ, अनुष्ठानिक स्नान, मूर्ति पूजा, कठोर तपस्या, सब चीजों का इन्होंने विरोध करा, ठीक है। हिंदू मुस्लिम के जो धर्म ग्रंथ है उसको भी इन्होंने नहीं माना। इन्होंने रब को निराकार बताया है, उपासना का बिल्कुल सरल तरीका, नाम जप करना, स्मरण करना, ये सारी चीजें बताई है। इनकी शिक्षाएं जो है आज भी प्रासंगिक है, ठीक है, क्योंकि फालतू का जो धार्मिक आडंबर है वो नहीं करना चाहिए। ईश्वर के प्रति हमारे मन में सच्ची भावना होनी चाहिए, भक्ति की भावना होनी चाहिए, ठीक है। मान लो कोई व्यक्ति है, वो दिन रात पाप करता है और जाके अगरबत्ती लेके 2 मिनट के लिए जला देता है, तो ये नहीं होता। उसको अपने जीवन में सुधार करना है, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना है। तो इस तरीके की बातें जो थी वो गुरु नानक जी ने कही थी और जो आज भी प्रासंगिक है, ठीक है। आपके विचार में अलवार और नैनार संतों के किन विचारों ने लोगों को प्रभावित किया? तो जो ये संत थे ये जाति प्रथा को नहीं मानते थे, इसकी वजह से लोग इनसे आकर्षित हुए। धार्मिक आडंबरों का विरोध करा, इसलिए भी कहीं ना कहीं लोग इनसे प्रभावित हुए। इनका उपासना का जो तरीका था सरल था, घूम घूम कर जाते थे, वो अपने भजनों को गाते थे, ईष्ट के भजनों को, ठीक है। तो लोग इनको पसंद करते थे। धार्मिक समानता की बात करते थे, अपनी रचनाओं को सबको उपलब्ध कराया, लोकल लैंग्वेज जो वहाँ की होती थी उस लैंग्वेज में उपलब्ध कराया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन जो था सही मायने में देखें तो एक जन आंदोलन था। जन आंदोलन का मतलब क्या होता है, पहले आप ये समझ लो। जन आंदोलन वो होता है जिसमें जनता अपने आप ही चली आए, खरीद कर या पैसे देके ना लाने पड़े। जब जनता का हर वर्ग, ठीक है, आने लग जाए अपने आप, तो उसको जन आंदोलन कहा जाता है। हर वर्ग में महिला भी हो, पुरुष भी हो, ठीक है, स्टूडेंट भी हो, अमीर गरीब हर तरह के लोगों, किसान मजदूर सब हो, तो ऐसे आंदोलन को जन आंदोलन कहा जाता है। तो जो ये 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, ये गांधी जी का तीसरा बड़ा आंदोलन था, ठीक है। और ये जन आंदोलन था क्योंकि हजारों लाखों की संख्या में लोगों का इसको समर्थन था। गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन देश भर के युवा कार्यकर्ता जो थे वो हड़ताल कर रहे थे, तोड़फोड़ कर रहे थे, हर जगह मतलब आंदोलन चल रहा था। जयप्रकाश नारायण अंडरग्राउंड होकर, ठीक है, सक्रिय मतलब अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहे थे। फिर पश्चिम में सतारा और मेदिनीपुर में कई जिलों में स्वतंत्र सरकार भी स्थापित कर ली गई थी। अंग्रेजों ने आंदोलन के प्रति सख्त रवैया अपनाया, फिर भी इस विद्रोह को दबाने में उनको साल भर का टाइम लग गया। लाखों जो हिंदुस्तानी थे वो इसमें शामिल हो गए। युवाओं ने कॉलेज जाना बंद कर दिया, मजदूरों ने अपनी मिल में जाना बंद कर दिया, सब मिलकर आ गए, इसीलिए इसको जन आंदोलन कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में आपको बताना है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 1930 में गांधी जी ने शुरू करा था, अंग्रेजों के खिलाफ शुरू करा था। शुरुआत कैसे करी थी इन्होंने? इन्होंने 1930 में नमक कानून तोड़ा, दांडी यात्रा शुरू करी, ठीक है, और इस नमक कानून को तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी। लाखों भारतीय लोग जो थे उसमें शामिल हुए, इसका विरोध प्रदर्शन हुआ, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर दिया, टैक्स का भुगतान करना बंद कर दिया। महिला और विभिन्न वर्गों ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है। ये एक जन आंदोलन बन गया था क्योंकि सभी लोग इसमें शामिल हो गए थे। आंदोलन का विवरण आप बता सकते हो कि गांधी जी ने 78 अनुयायियों के साथ शुरू करा था और 375 किलोमीटर की यात्रा करी थी। फिर उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर नमक कानून तोड़ा। तो ये सारी बातें जो थी मैं आपको बता चुका हूँ, इसको डिटेल में नहीं जानते, ठीक है। अब सीधा मैप में चलते हैं। राखी गढ़ी, पाटलिपुत्र, मेरठ, नासिक, कलिंग, ये आपको बताना है। तो राखी गढ़ी हरियाणा में है, मेरठ आपको यूपी में दिखेगा, पाटलिपुत्र आपको बिहार में दिखेगा, कलिंग आपको उड़ीसा में दिखेगा, नासिक आपको महाराष्ट्र में दिखेगा। तो ये आपको यहाँ पे मैप में दिख रहा है, इस तरीके से आपको मैप भरना था, ठीक है। ये आपका हो जाता है अगला पेपर। अब बात करते हैं, यानी हमने 2025 का कर लिया, 2024 का कर लिया, अब हम बात करेंगे 2023 के पेपर पे, यानी नेक्स्ट पेपर पे। तो इसको समझते हैं। पहला क्वेश्चन है कि जो सिंधु सभ्यता है इसमें जो बनावली है वो किस राज्य में है? तो बनावली हरियाणा में है। ये पहले भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, रिपीट हो रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है किस राज्य को प्राचीन काल में मगध कहा जाता था? तो बिहार को कहा जाता था, ठीक है। और हस्तिनापुर का उत्खनन किसने करा था? बीबी लाल ने करा था। ये सारे वो क्वेश्चन है जो रिपीट हो रहे हैं, जो अभी हमने कर लिए हैं। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह जो है ये कहाँ पे है? ये दिल्ली में है, ठीक है। और हम्पी को राष्ट्रीय स्थल के रूप में मान्यता कब मिली थी? तो ये 1976 में मिली थी, 1976, ठीक है। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य में सेना प्रमुख को क्या कहा जाता था? तो इनको नायक कहा जाता था, ठीक है। और आईने अकबरी जो है इसके लेखक कौन थे? तो अबुल फजल थे, अबुल फजल, ठीक है। नेक्स्ट है मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? बहादुर शाह जफर, आपने पढ़ा होगा चैप्टर में। और अंग्रेजों द्वारा अवध का अधिग्रहण कब किया गया था? 1856 में किया गया था, ठीक है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। चंद्रगुप्त मौर्य जो है, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य
इनके दरबार में मंत्री होते थे चाणक्य, यानी कि चाणक्य जो है वो कौन से शासक के दरबार में मंत्री थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। शक राजा थे जिनका नाम था रुद्रदमन, इन्होंने सुदर्शन झील जो थी, ठीक है, इसकी मरम्मत यानी उसको जीर्णोद्धार का काम करवाया था, उसको रिपेयरिंग का काम करवाया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इब्न बतूता का जो यात्रा वृतांत है उसको रिहला कहा जाता है। शेख निजामुद्दीन औलिया के जो अनुयायी थे, फॉलोवर्स थे, उनको महबूब ए इलाही या फिर सुल्तान अल मशाइक कहा जाता था, ठीक है। फिर नेक्स्ट है 1756 में बंगाल के नवाब जो थे सिराजुद्दौला, इस इन्होंने कलकत्ता पे हमला करा था, ठीक है, 1756 में। आगे चलते हैं, कैबिनेट मिशन भारत क्यों आया था, तो ये ब्रिटिश सरकार जो था उसने भारतीय नेताओं को सत्ता में शांतिपूर्ण हस्तांतरण के लिए बातचीत करने के लिए भेजा था, भारत की एकता को बनाए रखने के लिए और संविधान सभा का गठन करने के लिए इसने प्रस्ताव रखा था। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने दलित जातियों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग का विरोध क्यों किया, क्योंकि उन्हें डर था, ठीक है, उन्हें क्या डर था, उन्हें डर था कि दलितों का समाज से और अधिक अलगाव हो जाएगा, हिंदू धर्म में विभाजन होना शुरू हो जाएगा और अंग्रेज कहीं ना कहीं फूट डालो शासन करो की नीति जो है वो उनकी नीति आगे बढ़ेगी, ठीक है, लोगों को इसका नुकसान ही होगा। भारत के संविधान में जो आर्टिकल 356 है इसके बारे में आपको बताना है। तो ये आर्टिकल 356 जो है इमरजेंसी के लिए बनाया गया था, ठीक है, इसमें राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है और आपातकालीन स्थिति में इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान निर्माण में किन दो प्रशासनिक अधिकारियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो इसमें आपने BN राव पढ़ा है और SN मुखर्जी हो जाएंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों के लिए सेलखड़ी पत्थर क्या यूज होता था, तो जो मोहरे वगैरह होती थी वो बनाई जाती थी, ठीक है, कुछ मनके भी बनाए जाते थे, वैसे तो ज्यादातर ये मोहरे बनाने में ही काम आता था, मुलायम पत्थर था, आसानी से इस पे काम किया जा सकता था। 1920 के दशक में भारत में सांप्रदायिक तनाव के कोई दो कारण बताइए, तो फूट डालो शासन करो की अंग्रेजों की नीति और धार्मिक पहचान पर आधारित राजनीतिक दलों का उदय। अगला है प्रयाग प्रशस्ति की रचना किस भाषा में की गई थी, तो ये हरिशेन जो था उसने की थी, ठीक है, और संस्कृत भाषा में की गई थी। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे एक चीज अगर लिपि पूछी जाए, वैसे तो ये भाषा पूछी है तो भाषा संस्कृत है, अगर मान लो लिपि पूछी जाए तो ब्राह्मी लिपि होती थी, ठीक है। आगे चलते हैं, नैनार कौन थे, अलवार और नैनार के बारे में मैं बता चुका हूँ। नैनार जो होते थे वो भगवान शिव के भक्त होते थे और तालीकोटा के युद्ध को किस नाम से जाना जाता है, इसको राक्षसी तांगड़ी का युद्ध के नाम से जाना जाता है, ये 1565 में हुआ था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना विलियम जोन्स, ठीक है, इन्होंने करी थी। नेक्स्ट है गेटवे ऑफ इंडिया किस स्थापत्य कला, इसको इंडो सार्सैनिक स्थापत्य कला कहा जाता है। इसमें भारतीय स्थापत्य शैली भी है, इस्लामी स्थापत्य शैली भी है और यूरोपन शैली भी है, यानी तीनों शैलियों का ये मिश्रण होता है, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, ये 1919 की बात है, 13 अप्रैल 1919 में, ठीक है। अब देखो लघु उत्तरात्मक, ये चांडाल वाला क्वेश्चन नहीं करेंगे, चांडाल वाला हम पहले कर चुके हैं। बौद्ध दर्शन के बारे में हम पढ़ चुके हैं, ये रिपीट हो रहा है। अब सीधा आगे चलते हैं, पंच महावर्त ये नहीं पढ़ा था हमने, तो पंच महावर्त जो है जैन धर्म में 5 नैतिक सिद्धांत होते हैं, जो जैन धर्म का पालन करता है उनको ये 5 पंच महावर्त का पालन करना पड़ता है, जिसमें अहिंसा यानी कि किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, चोट नहीं पहुंचाना है, सत्य बोलना है, चोरी नहीं करना है, अस्तेय बोला जाता है इसको, ब्रह्मचर्य करना है, ठीक है, और अपरिग्रह यानी कि पैसा वगैरह इकट्ठा करना, भौतिक वस्तुओं के को इकट्ठा करने के पीछे नहीं पड़ना है। स्तूप को बताना है, स्तूप जो है संस्कृत, स्तूप का संस्कृत अर्थ होता है टीला, इसको अंड भी कहा जाता है। धीरे धीरे इसकी संरचना जो है वो जटिल होती गई, शुरू में क्या था, ये मिट्टी के बना दिए जाते थे, फिर इसमें कई चौकोर और गोल आकार के संतुलन बनाए जाने लगे, आप यहाँ पे देख सकते हो। फिर इसके ऊपर हर्मिका वगैरह होती थी जो एक छतरी की तरह होती थी, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। और छज्जे जैसा ढांचा बनाया जाता था, इसको देवताओं के घर के रूप में इसको माना जाता था। फिर बाद में चारों ओर इसके बाउंड्री की जाने लगी, फिर तोरण द्वारा बनाए जाने लगे, मतलब धीरे 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 स्तूप जो था इस प्रकार से बना था, ठीक है। और इसमें बुद्ध के अवशेष जब दफना दिए गए तो ये बौद्ध धर्म से जुड़ा माना जाने लगा। बर्नियर ने मुगल कालीन शहरों को शिविर नगर क्यों कहा है, क्योंकि बर्नियर को ऐसा लगता था कि जो नगर थे मुगल कालीन वो अपने अस्तित्व और बने रहने के लिए राजकीय शिविर पे निर्भर थे, यानी सत्ता पे निर्भर थे, ठीक है। जब तक सत्ता का हाथ उनके सिर पे है तब तक वो नगर है, अगर वो हट जाएगा तो ये नगर उतने मतलब उस तरीके से अस्तित्व में नहीं रह पाएंगे, ऐसा बर्नियर को लगता था, इसलिए उसने क्या करा था, इसको शिविर नगर का नाम दिया था। इब्न बतूता से मोहम्मद बिन तुगलक ने कौन कौन सी जिम्मेदारी दी थी, तो इसने क्या करा था, इसको न्यायाधीश बना दिया था, यानी कि काजी बना दिया था।
और इस्लामी कानून यानी जो शरिया था उसको लागू कराने के लिए इसको रखा था। ठीक है, कृष्णदेव राय की कोई दो विजय बतानी है, तो कोई दो विजय में आप बताओ। तुंगभद्रा और कृष्णा नदी के जो बीच का जो क्षेत्र है, जो दो नदियों के बीच का क्षेत्र है, दोआब जिसको कहा जाता है, रायचूर दोआब, इसको इन्होंने जीत लिया। ठीक है, 1512। फिर उड़ीसा के शासकों का दमन करा 1514 में। बीजापुर के सुल्तान जो थे उनको भी पराजित करा 1520 में। वैसे तीन बता दिया, पर इसमें कोई दो आप बता सकते थे। अगला क्वेश्चन है कि मंजिल आबादी और सिपह आबादी के बारे में क्या समझते हैं। तो मंजिल आबादी, आईने अकबरी आपने पढ़ा था, मैंने बताया वहां पे कि मंजिल आबादी जो था ये शाही परिवार, ठीक है, और उसके रख रखाव के बारे में जानकारी देता है। जो सिपह आबादी है ये सैनिक और नागरिक प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। ठीक है, यही आपको यहाँ पे बताना था। अब अगला क्वेश्चन देखो, अकबर के शासनकाल में भूमि का वर्गीकरण। मैंने आपको बताया था 4 प्रकार की भूमि थी, जिसमें आपने पोलज पढ़ा है, बंजर पढ़ा है, चचर पढ़ा है, ठीक है, इस तरीके की परोती पढ़ा है। तो ये हम कर चुके हैं, हम इसको दोबारा नहीं करेंगे। अबुल फजल की हत्या कब करी गई थी, तो 1602 में वीर सिंह बुंदेला ने करी थी जहांगीर के आदेश पर। ठीक है, इस्तमरारी बंदोबस्त के संबंध में सूर्यास्त विधि जो कानून था वो क्या होता था, यानी एक निश्चित तिथि में जमींदार को टैक्स अंग्रेजों को जमा कर देना होता था सूरज ढलने से पहले, इसीलिए इसको सूर्यास्त विधि कहा जाता था। संथाल विद्रोह के कोई दो कारण बताइए। इनका आर्थिक शोषण हो रहा था और इन पे बहुत ज्यादा टैक्स लादा जा रहा था, इनकी जमीनें छिन रही थी दामिनी कोह वाली, इसलिए इन्होंने विद्रोह किया था। ठीक है, मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों को स्वीकार क्यों कर दिया, अस्वीकार क्यों कर दिया, सॉरी, रिजेक्ट क्यों कर दिया, मतलब इन्होंने क्यों रिजेक्ट कर दिया। क्योंकि भाई मुस्लिम लीग जो थी वो अपनी अलग संविधान सभा बनाना चाह रही थी, ठीक है, और खुद के लिए पाकिस्तान बनाना चाह रही थी। और उसको भरोसा भी नहीं था कांग्रेस पे, उसको लगता था कि कांग्रेस शक्तिशाली हो जाएगी तो उनके हितों की रक्षा नहीं करेगी, और वो पूर्ण पाकिस्तान की मांग पे अड़ गए थे, उनको एक अलग देश चाहिए, इसलिए उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है कि औपनिवेशिक शहर जो थे यानी अंग्रेजों के बनाए हुए जो शहर थे, वो नए शासकों की जो वाणिज्यिक संस्कृति थी उसको तरफ इशारा करते हैं। यानी नए शासक यानी अंग्रेज, अंग्रेज क्या थे, उनका कल्चर क्या था, बस व्यापार करना, पैसा कमाना, यही इनका कल्चर था। तो इन्होंने नए नए शहर जो बसाए थे वो इसी को दिखाते थे, तो ये बताना है। बिल्कुल आप कहोगे बिल्कुल ठीक है। जो शासक जो थे ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी, इनके हाथों में स्थान जो मतलब शासन था ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में जा चुका था। इन्होंने क्या करा, इन्होंने कुछ शहर जो थे जो व्यापार और वाणिज्य के केंद्र के रूप में काम करते थे, इन्होंने उनको बसाना शुरू करा। और इन्होंने शहरों को ऐसे बसाया कि वहां से बंदरगाह आसपास हो, आराम से सड़कों से जोड़ दो, रेलवे से जोड़ दो, ताकि मान लो जैसे ये शहर बसा दिया, यहाँ से बंदरगाह के जरिए व्यापार हो जाए, सड़कों के जरिए व्यापार हो जाए, ठीक है, रेल के जरिए व्यापार हो जाए। इस तरीके से इन्होंने औपनिवेशिक शहर बसाया, जो कि कहीं ना कहीं इनका जो कल्चर था, वाणिज्यिक कल्चर था, उसको दिखाता है। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह में मौलवी अहमदुल्ला शाह, इसका क्या योगदान था। तो ये जो था, इसका ये मानना था कि विद्रोह की सफलता तभी हो सकती है जब जनता का सहयोग हो, अगर जनता सहयोग करेगी तो विद्रोह सफल होगा। ठीक है, इन्होंने दिल्ली, मेरठ, पटना कई स्थानों पे गए और देश के मतलब विद्रोह को सफल बनाने का इन्होंने प्रयास करा। कबीर के मुख्य जो उपदेश हैं उसके बारे में बताना है। तो कबीर जो है परम सत्य को अल्लाह, खुदा, हजरत, पीर, अलख, निराकार, ब्राह्मण ये कहा करते थे। एक ईश्वर पे विश्वास करते थे, मूर्ति पूजा का विरोध करते थे, बहुदेववाद जो चीज़ थी उसका भी विरोध करते थे, हिंदू मुस्लिम एकता पे बल देते थे, दोनों के धर्म पे जो धार्मिक कुरीतियाँ थे उस पर आघात करते थे, जो अंधविश्वास रूढ़िवादिता थी उसको नहीं मानते थे। ठीक है, ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसको नहीं करेंगे, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब इसमें गृह स्थापत्य कला को देख लेते हैं। स्नानागार के बारे में हमने पढ़ लिया था, ठीक है। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। यहाँ पे नगर निर्माण योजना अद्भुत थी, जल निकास प्रणाली के लिए फेमस था ये, ठीक है। पूरा मतलब प्लानिंग से बसाया गया था, ग्रिड पद्धति के तहत उसका मैप बनाया गया था। और स्नानागार वगैरह होते थे, घर में प्राइवेसी का ध्यान रखा जाता था, ठीक है। निचले जो फ्लोर होता था उस पर क्या होता था, उस पर विंडो वगैरह नहीं रखी जाती थी। घर में आंगन वगैरह होता था, उसके चारों ओर कमरे होते थे, वेंटिलेशन वगैरह हर चीज़ का ध्यान रखा जाता था। तो ये इस प्रकार का होता था और पक्की ईंटों के घर होते थे। तो ये बातें आपको बतानी थी। असहयोग आंदोलन कब 1921-22 में, असहयोग आंदोलन के बारे में बताना था। तो कब चलाया गया था, 1921-22 में चलाया गया था। कारण क्या था, रोलेक्ट एक्ट का विरोध किया जा रहा था, जलियांवाला बाग हत्याकांड का विरोध किया गया, अंग्रेजों की जो बेकार नीति थी उसका विरोध किया गया और स्वराज की मांग की गई। ठीक है, अब मैप है, मैप को देख लीजिए। गुजरात, बनारस, दिल्ली, कलकत्ता, झांसी, ये आपको बताना है। झांसी कहाँ पे है,
यूपी में है, बहुत सारे बच्चे एमपी में समझते हैं, देखो बॉर्डर के पास है इसलिए ये यूपी में है। बनारस जिसको काशी कहा जाता था बहुत पुराना है। कलकत्ता जो पश्चिम बंगाल में है। दिल्ली आपको पता ही है राजधानी है। और गुजरात। तो ये सब आपको मैप में दिखाना था, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट पेपर 2022 पे, इसको देख लेते हैं। पहला एमसीक्यू क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य जो था इसके संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। प्राचीन काल में मंदसौर को किस नाम से जाना जाता था? दसपुर के नाम से जाना जाता था, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रभावती गुप्त जो है किस वंश की है? वाकाटक वंश की है। और किताब उल हिंद के लेखक कौन थे? अल बिरूनी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। नेक्स्ट है, मगध की राजधानी क्या थी? मगध की राजधानी जो है पाटलिपुत्र, ठीक है। मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप जो है वो कहाँ से मिले थे? तो ये बनावली से मिले थे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और जुते हुए खेत के प्रमाण कहाँ से मिले थे? तो वो कालीबंगा राजस्थान से मिले थे, ठीक है। आगे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु जो है वो इसकी मुहर है, जिसको हड़प्पाई मुहर कहा जाता था, ठीक है। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति के समय मुगल सम्राट कौन थे? बहादुर शाह जफर थे, ठीक है। आगे चलते हैं। बंगाल में स्तंभरारी बंदोबस्त कब लागू हुआ था? 1793 में लॉर्ड कार्नवालिस के द्वारा। नेक्स्ट है, अकबर के काल का सरकारी इतिहासकार कौन था? अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था। और तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1565 में हुआ था। कौन से सूफी संत को गरीब नवाज कहा जाता था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ये मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ, ज्यादातर क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। खालिस्तान भरना है। सितंबर 1939 में विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ, तो द्वितीय विश्व युद्ध जो कि 1939 से लेके 1945 तक चला था, ठीक है। दूसरा डैश सम्मेलन 1971 में 31 में हुआ था, लंदन में हुआ था, गोलमेज सम्मेलन, ठीक है। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला जो था उसकी पराजय हुई थी। अखिल भारतीय जनगणना का पहला प्रयास जो था 1872 में किया गया था शुरू, ठीक है। 1861 में अमेरिका में गृह युद्ध हुआ था। और 1857 में ब्रिटेन में कपास आपूर्ति संघ बनाया गया था। अब अति लघु लघु उत्तरात्मक प्रश्न है, इसको देख लेते हैं। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब चलाया था? 1942 में। गांधी ने सत्याग्रह में नमक को मुद्दा क्यों बनाया? क्योंकि यह हर घर में यूज होता था। और गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण क्यों करवाया गया था? तो इसलिए क्योंकि 1911 में किंग जॉर्ज पंचम, क्वीन मैरी जो मुंबई के दौरे में आए थे, इनकी याद में इसको बनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है, अवध कब शामिल किया गया था? 1856 में। अंडाल कौन थी? तो यह अलवार स्त्री थी, अलवार संतों में इनका नाम आता है, दक्षिण की इनको मीरा भी कहा जाता है। अकबर ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में कितनी बार गया था? तो ये 14 बार गया था, ठीक है। एनसीईआरटी में 14 बार लिखा हुआ है, कई जगह पे आपको ये 17 बार भी लिखा मिल सकता है। इब्न बतूता ने किस शहर को भारत का सबसे बड़ा शहर बताया था? तो उसने दिल्ली को देखा था, तो दिल्ली को बड़ा शहर बताया था। शाहजहां के सबसे बड़े पुत्र का नाम दारा शिकोह था। मनुस्मृति 200 बीसी से 200 एडी में लिखी गई थी, ठीक है। मनुस्मृति में पैतृक संपत्ति में जो महिला के अधिकार हैं वो क्या है? महिला के अधिकार नहीं है उसमें। बहिर्विवाह यानी गोत्र से बाहर शादी करना, ठीक है। नेक्स्ट है, जॉन मार्शल ने दुनिया के सामने सिंधु सभ्यता की खोज के बारे में 1924 में जानकारी रखी थी, ठीक है। फिर आपके जो 50 वर्ड वाले क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। अंग्रेजों द्वारा भारत के सार्वजनिक भवनों में नवशास्त्रीय शैली का प्रयोग क्यों किया गया? ये अपनी शक्ति को, अपनी आधुनिकता को दर्शाने के लिए इन्होंने नई शैली में बनाए थे। 1857 के विद्रोह में जो विद्रोही थे उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए क्या कदम उठाए? तो विद्रोही जो थे उनकी जो घोषणाएं होती थी जो मुस्लिम राजकुमार के द्वारा होती थी वो हिंदुओं की भावनाओं का ध्यान रखा करते थे। हिंदू जो घोषणा करते थे उसमें मुसलमानों की भावनाओं का ध्यान रखा जाता था, ठीक है। तो ये बताना था आपको। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के समय भारतीय सैनिकों में असंतोष के कारण क्या थे? क्यों असंतोष था? तो सैनिकों के असंतोष के कई कारण थे। आपको पता है, चर्बी वाले कारतूस हो जाएंगे, ठीक है। उनको वेतन को लेकर समस्या थी, अवकाश को लेकर समस्या थी, और भारतीय सैनिकों के साथ भेदभाव होता था। ये आपको बताना था, ठीक है। आगे चलते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था स्तंभरारी बंदोबस्त से किस प्रकार अलग थी? स्तंभरारी बंदोबस्त में क्या होता था? स्तंभरारी बंदोबस्त में एक तरफ होते थे अंग्रेज, अंग्रेज को टैक्स जाता था। कौन लेता था? जमींदार लेता था टैक्स, ठीक है। और जमींदार किससे लेता था? किसान से लेता था। यानी बिचौलिए की भूमिका निभाता था। लेकिन जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी उसमें डायरेक्ट ही अंग्रेज लेते थे, ठीक है, टैक्स। तो रैयतवाड़ी में किसान सीधे सरकार को टैक्स देते थे, भूमि के मालिक होते थे। जबकि स्तंभरारी बंदोबस्त में देखा जाए तो किसान जमींदार को टैक्स देते थे, फिर जमींदार क्या करता था? उसको आगे अंग्रेजों को देता था। संथाल विद्रोह के बारे में बताना है तो संथालों की जमीन पर ब्रिटिश शासन के द्वारा टैक्स लगा दिया गया था बहुत ज्यादा।
ब्रिटिश शासन के द्वारा ऊंची ब्याज दर वसूली जा रही थी, कर्ज अदा नहीं कर पा रहे थे, जमीन जा रही थी, कर्जा लेना पड़ रहा था, सूदखोर इनको ऊंचे दामों पे पैसे दे रहे थे, तो ये सब चल रहा था, इसलिए इन्होंने विरोध करा। आप कैसे कह सकते हैं कि विजयनगर के प्रधानमंत्री राम राय के द्वारा सुल्तानों के प्रति अपनाई गई जो नीति थी वो जोखिमपूर्ण थी? बिल्कुल, राम राय ने क्या करा था, सुल्तानों के बीच में फूट डालने की कोशिश करी थी, ठीक है। उस और ये नीति कहीं ना कहीं जोखिमपूर्ण साबित हुई, क्योंकि सुल्तान जो थे बाद में एक साथ आ गए और उन्होंने मिलकर क्या करा, विजयनगर पे आक्रमण कर दिया और विजयनगर की हार हो जाती है, ठीक है। विजयनगर शासकों की स्थापत्य कला में कौन सा तत्व तुर्क सुल्तानों के द्वारा प्रवर्तित था? तो इन्होंने जो ये गुंबद, आप मेहराब देखोगे, ये जो डिजाइन बनी होती है, गुंबद वाला जो सिस्टम देखोगे, ठीक है, ये सारी चीजें, उस पर जो नक्काशी, जो डिजाइनिंग होती थी, वो सब कहाँ से मिलती है आपको? जो तुर्क सुल्तानों के द्वारा जो प्रभावित हुई है, उस वही आपको यहाँ पे मिलेगी। अगला क्वेश्चन है कि सूफी संतों की लोकप्रियता के कारण बताने। सूफी संत जो थे, ठीक है, ये अपने प्रेम, शांति और भाईचारे के संदेश, धार्मिक सहिष्णुता और सरल आडंबरहीन जीवन की शैली के कारण जो थे बहुत ज़्यादा लोकप्रिय थे, क्योंकि लोकल लैंग्वेज में लोगों के सामने प्रचार करते थे, शांति और भाईचारे की बात करते थे, धार्मिक सहिष्णुता की बात करते थे, ठीक है, आडंबर वाली जो जीवन है उसका विरोध करते थे। तो ये था, सिंपल जिंदगी जिया करते थे। इसके बाद ये कुछ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन गोत्र वाला हम कर चुके हैं, ठीक है, बाकी क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, इब्न बतूता ने जो डाक प्रणाली को देखकर चकित हुआ था, ये क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं। दावा याद करो, हमने दावा पढ़ा था, चलिए पढ़ लेते हैं। इब्न बतूता भारत में आया, उसने देखा दो प्रकार की यहाँ पे डाक प्रणाली है। एक तो है अश्व डाक प्रणाली, ठीक है, जिसको उलुक कहा जाता है। दूसरी है पैदल डाक व्यवस्था, जिसको दावा कहा जाता है। अब जो अश्व डाक व्यवस्था है उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, अश्व डाक व्यवस्था में क्या था, हर 4 मील में एक राजकीय घोड़ों द्वारा चालित होता है। यानी मान लो ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र है, हर 4 मील के बाद, ठीक है, 4 मील के बाद घोड़े, यहाँ पे घोड़े होंगे स्वस्थ, संदेश लेके जाएंगे इस जगह पे, यहाँ दूसरे घोड़े होंगे, फिर वो संदेश लेके जाएंगे इस जगह पे, इस तरीके से होता था। और जो पैदल था, इसमें क्या होता था, हर 1 मील में, हर 1 मील का जो 1/3 होता है, अब हर 3 मील पर घनी आबादी वाला एक गांव होता था, जिसके बाहर मंडप वगैरह बने होते थे, जिसमें लोग काम करने के लिए हमेशा तैयार बैठे रहते थे। उनके पास मान लो कोई संदेश आता था, ठीक है, तो वो क्या करते थे, 2 हाथ लंबी छड़ ले लेते थे हाथ में, और उस पर घंटी लगी होती थी, खूब तेजी से दौड़ते थे, ठीक है, और पत्र को लेकर जाते थे, घंटी बजती रहती थी, लोग समझ जाते थे भाई संदेश जा रहा है, बहुत अर्जेंट होगा। फिर वो भाग, अपनी क्षमता के अनुसार तेज भागेगा, फिर वो दूसरे मंडप पे रुक जाएगा, फिर दूसरा व्यक्ति संदेश लेगा, आगे जाएगा, फिर आगे जाएगा, आगे जाएगा, इस तरीके से होता था। तो ये पूरा सिस्टम देखकर वो बहुत ज़्यादा हैरान हुआ था। इब्न बतूता सिंध कब पहुंचा? 1333 में मोहम्मद बिन तुगलक के पास पहुंचा था, ठीक है। उस समय तुगलक जो था वो सुल्तान था। 6ठी शताब्दी ईस्वी से सोने के सिक्के कम क्यों मिलने लगे? क्योंकि राजनीतिक अस्थिरता का माहौल था, साम्राज्य टूट रहे थे, व्यापार में बदलाव हो रहा था, सोने की कमी आ रही थी, आर्थिक स्थिति कमजोर हो रही थी, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में जो बाट हैं उसके बारे में बताना है। तो चर्ट नामक पत्थर से बाट बनाए जाते थे, छोटी चीजों को जैसे आभूषण वगैरह तोड़ने के लिए छोटे बाट होते थे। इनकी जो सीरीज होती थी 1 2 4 8 6, ठीक है, 18 8 16 32 116 200, इस तरीके से होती थी। आगे चलते हैं, सेक्शन सी, यह अभिलेख वाला क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं, ठीक है, और मगध वाला भी क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो ये 2 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। बाकी मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ अभिलेखों को पढ़ने में क्या कठिनाई आती है, मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ। अभिलेख कई बार टूटे हुए मिले, अभिलेख कई बार हल्के अक्षर मिलते हैं, कई बार अभिलेखों से उसका वास्तविक अर्थ नहीं पता लगता है, कई बार अभिलेख जो है उसमें जो मतलब आम लोगों के बारे में जानकारी नहीं मिलती है, ठीक है। तो ये इसकी लिमिटेशन है। फिर मगध के बारे में बताना है कि मगध क्यों इतना डेवलप हुआ। वहाँ पे हाथी थे, ठीक है, हाथी उपलब्ध थे जंगलों में, वहाँ पे लोहा वगैरह उपलब्ध था, वहाँ पे उपजाऊ जमीन उपलब्ध थी जहाँ से खेती हो जाती थी, ठीक है, और अच्छे वहाँ पे शासक रहे हैं, तो ये सारे कारण हो जाएंगे। फिर ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, गृह स्थापत्य कला, ठीक है, सुदूर निवासियों से उनके संपर्क थे, ये भी हम कर चुके हैं। महानवमी डिब्बा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो महानवमी डिब्बा देख लेते हैं। ये क्या था, ये एक ऐसा मंच था जहाँ पे अनुष्ठान होता था, 10 दिन का हिंदू जो त्यौहार होता है, जिसमें नवरात्रि और दशहरा वगैरह आ जाता है, ये मनाया जाता था, ठीक है। इसमें शासक अपने रुतबे का प्रदर्शन करते थे, और धार्मिक पूरा अवसर होता था, मूर्ति की पूजा होती थी, अश्व की पूजा होती थी, ठीक है, जानवरों की बलि दी जाती थी, नृत्य होता था, कुश्ती प्रतिस्पर्धा होती थी, तो ये सारा पूरा एक प्रोग्राम होता था। अगला है, विजयनगर साम्राज्य में कृषि क्षेत्र को किलेबंद क्यों किया गया था? तो कृषि क्षेत्र को किलेबंद इसलिए किया गया था ताकि अनाज को सुरक्षित रखा जा सके। मान लो कोई आक्रमण करता है तो उनके पास अनाज होना चाहिए सुरक्षित।
और इससे नुकसान भी था क्योंकि बहुत खर्चीली प्रक्रिया थी, बहुत ज़्यादा पैसा और बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। नेक्स्ट है कि आप कैसे कह सकते हैं कि औपनिवेशिक सरकार के शहरों में मानचित्र तैयार करवाना उपयोगी था। ठीक है, देखो अंग्रेज जो थे उन्होंने क्या करा, शहरों के मानचित्र तैयार करवाए। उसके उनको बहुत सारे फायदे हुए, जैसे कि इलाके पे कंट्रोल करना उनके लिए आसान हो गया, इलाके को समझना आसान हो गया। व्यापारिक गतिविधि और संसाधनों का आकलन करना उनके लिए आसान हो गया। ठीक है, शहर के विकास के लिए योजना बनाना उनके लिए आसान हो गया। और मानचित्र ने सरकार को भूभाग की समझ दी कि कौन सा क्षेत्र कैसा है। ठीक है, प्रशासनिक नियंत्रण में मदद करी, सैन्य और व्यावसायिक हितों को बढ़ावा देने में भी इनकी मदद करी। ठीक है, और जल्दी जल्दी करा रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा डिटेल में जानना है तो वन शॉट वीडियो जो है वो आने वाली है, उसमें देख लेना, डिटेल में बिल्कुल बताऊंगा। ठीक है, लंबी वीडियो है, यहाँ पे आपको जल्दी जल्दी करा रहा हूँ। और डिटेल में जानना है तो आपको सारे चैप्टर की वीडियो देख लेना है, सारे टॉपिक मैंने बहुत आराम से तसल्ली से वहाँ पे करा रखे हैं, तो ये पॉइंट भी आप बता सकते हो। आगे चलते हैं, सेक्शन डी। इसमें क्वेश्चन है कि सूफी मत के विकास में खानकाह और सिलसिला के बारे में बताना है। तो खानकाह का अर्थ होता था दरगाह या मठ। यहाँ पे सूफी संत जो थे रहते थे। खानकाह का नियंत्रण जो होता था शेख, पीर या मुर्शिद के हाथ में होता था। यहाँ पे लोग जो थे वो इबादत करने आते थे, ताबीज करने आते थे, शेख से मध्यस्थता करवाने के लिए आया करते थे। ठीक है, भारत में सूफी सिलसिले जो थे बहुत फेमस थे और सबसे ज़्यादा फेमस था वो चिश्ती सिलसिला था। ठीक है, चिश्ती संतों से मिलने के लिए खानकाह की स्थापना की गई थी। अलग अलग वर्गों के लोग इनसे यहाँ पे मिलने आया करते थे। कर्नाटक की वीर शैव परंपरा, यानी 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में एक नया धर्म हुआ, एक नया नवीन धार्मिक आंदोलन शुरू हुआ था, जिसको आप वीर शैव, जो इसको करने वाले अनुयायी थे वो वीर शैव या लिंगायत कहलाते थे। ठीक है, और ये किसके नेतृत्व में हुआ था? बासवन्ना नाम का एक ब्राह्मण था, उसके नेतृत्व में हुआ था। वीर शैव का मतलब शिव के वीर है, लिंगायत मतलब लिंग धारण करने वाला। ठीक है, अपने कंधे पे लिंग धारण करते थे ये। जाति के प्रति इनका क्या नजरिया था? तो ये लोग जाति प्रथा को नहीं मानते थे, उसका विरोध करते थे। ठीक है, जाति प्रथा का इन्होंने हमेशा से इन्होंने विरोध करा है। और ये पुनर्जन्म के सिद्धांत पर भी विश्वास नहीं करते हैं। इनका मानना है कि जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी तो वो भगवान शिव में लीन हो जाएगा, दोबारा इस संसार में नहीं आएगा। इन्होंने धर्मशास्त्रों में जो जो बातें बताई गई है उसको भी ये अस्वीकार करते हैं। ठीक है, ये वयस्क विवाह और विधवा विवाह को कहीं ना कहीं मान्यता देते हैं, विधवा विवाह को ये गलत नहीं मानते हैं। ठीक है, और अपने जो मृत व्यक्ति होते हैं उनको दफनाते हैं। फिर जन नेता के रूप में गांधी जी हम कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आंदोलन में नमक सत्याग्रह, ये नमक वाला भी क्वेश्चन कर चुके हैं हम, ये भी रिपीट हो रहा है, इसको भी नहीं करा रहा हूं मैं, ये बता चुका हूं आपको। मैप में चलते हैं, झांसी, अंबाला, जबलपुर, अलीगढ़, इसको देखते हैं। ठीक है, तो देखिए अंबाला आपको हरियाणा में दिखेगा, अलीगढ़ यूपी में दिखेगा, झांसी भी आपको यूपी में दिखेगा, जबलपुर आपको मध्य प्रदेश में दिखेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब बात करते हैं, लास्ट पेपर है हमारा 2021। इससे ज़्यादा पीछे जाने का फायदा नहीं है क्योंकि पहले एनसीईआरटी की किताबें आरबीएससी में नहीं चलती थी, आरबीएससी की अलग किताबें होती थी और कंटेंट अलग होता था। अब अगर आप इससे पीछे के पेपर पढ़ोगे तो बिल्कुल फायदा नहीं होगा क्योंकि बिल्कुल अलग क्वेश्चन है। इसमें भी आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे दिख जाएंगे जिसमें आप सोचोगे कि ये कुछ अजीब लग रहे हैं, एनसीईआरटी में तो आपने पढ़ा नहीं। तो क्वेश्चन है कि बताना कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान राजस्थान में स्थित है। तो राजस्थान में कालीबंगा स्थित है। विशाल स्टेडियम के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो ये आपको धौलावीरे से मिले हैं। ठीक है, कुछ विशाल एक स्टेडियम जैसा है, कुछ सीढ़ियां मिली हैं। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। महाराणा प्रताप का जन्म जो है ये कब हुआ था? तो ये 1540 में हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। इल्बर्ट इल्बर्ट बिल विवाद किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? तो ये लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था। आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? तो ये राजा राममोहन। अब आपको लग रहा होगा कि ये कुछ क्वेश्चन बिल्कुल अलग लग रहे हैं और ये एनसीईआरटी में आपने शायद कभी पढ़े भी नहीं होंगे। ठीक है, तो ये पहले अलग सिलेबस होता था तो उस इसलिए आपको अलग लग रहा है। स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था? तो इनको मूल शंकर कहा जाता था बचपन में। ठीक है, भारत में सती प्रथा 1829 में इसको बैन कर दिया गया था। और धापी दादी का संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो ये सीकर के किसान आंदोलन से। ठीक है, राजस्थान को डेडिकेटेड है। केसरी सिंह बारहट किस जेल में रखा गया था इनको? तो इनको हजारीबाग की जेल में रखा गया था। गुप्त काल में भोग क्या था? ठीक है, भोग का मतलब क्या होता था? ये एक प्रकार का टैक्स होता था, यानी एक प्रकार का टैक्स होता था जो राजा को फल फूल सब्जियों के रूप में नियमित रूप से दिया जाता था। प्राचीन भारत में श्रेणी क्या होता था? व्यापारियों का संघ होता था। और अर्थशास्त्र चाणक्य ने रचा था। हरिशेन जो है समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। ये किसने कहा था कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो बैठता। ठीक है, तो ये शेरशाह सूरी ने कहा था।
भारत में 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूस। विवेकानंद के गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। और 1907 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन ताप्ती नदी यानी सूरत। ठीक है। नेक्स्ट है 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग ने किस अधिवेशन में यानी लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की जो प्रस्ताव था वो रखा था? 1857 की क्रांति में आउवा के ठाकुर डैश ने अंग्रेजों के का सामना किया, तो कुशाल सिंह चंपावत इनका नाम था। अब सेक्शन बी देखिए, सिंधु सभ्यता ये हम कर चुके हैं। धौलावीरा क्यों फेमस था? तो धौलावीरा अपनी उन्नत जल प्रणाली के लिए फेमस था, पत्थर से बने निर्माणों के कारण। ठीक है, ये प्रसिद्ध था। और मैं थोड़ा जल्दी में इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि पेपर में अब टाइम ही नहीं बचा है ज़्यादा। ठीक है, इसलिए मैं जल्दीबाजी में करा रहा हूँ। आई होप आप समझ जाओगे। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था और क्यों कहा था? तो इतिहासकार थे जिनका नाम था विंसेंट ए स्मिथ। इन्होंने कहा था। क्यों? क्योंकि ये जो समुद्रगुप्त है इसने जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी हैं कभी हारा नहीं है। छोटे से राज्य को इसने बहुत बड़ा बनाया, समृद्ध बनाया। ठीक है, विस्तार करा और बहुत शांति समृद्ध राज्य रहा था, इसलिए इसको भारत का नेपोलियन कहा गया है। नेक्स्ट है कि कालिदास की कोई दो रचना, मेघदूतम, रघुवंशम, कुमार शंभुवम, बहुत सारी रचनाएं हैं। अकबर द्वारा नागौर दरबार का आयोजन कब किया गया था? तो ये 3 नवंबर 1570 में किया गया था। उद्देश्य था अकाल राहत कार्य, यानी जो अकाल में लोगों को नुकसान हुआ है उसमें राहत देना। और जिससे उसने नागौर में शुक्र तालाब का निर्माण भी करवाया गया था। महाराणा प्रताप और राव चंद्रसेन के जीवन की कोई दो समानताएं, दोनों ने मुगल सम्राट यानी मुगलों के खिलाफ अभियान चलाए, आज़ादी के लिए संघर्ष करा। ठीक है, छापा मार युद्ध तकनीक का इन्होंने इस्तेमाल करा। भारत में साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ था? क्योंकि उसमें भारत का एक भी इंडियन नहीं था उसमें कमीशन में। फिर वृहत राजस्थान का उद्घाटन कब और किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1949 में किया था। ठीक है, आप कैसे कह सकते हैं कि शिवाजी भारत में हिंदू स्वराज की स्थापना करना चाहते थे? तो शिवाजी ने क्या करा? मुगलों से संघर्ष करा, उनसे लड़ाई करी और विदेशी प्रभाव से मुक्त हो ऐसा मतलब देश चाहते थे। और राज्याभिषेक के दौरान इन्होंने समारोह और उपाधियों का हिंदवी स्वराज और हिंदू पद पातशाही जैसे जो प्रतीक होते थे उस पर जोर दिया। इन्होंने अपनी सेना, न्याय और प्रणाली अर्थव्यवस्था को हिंदू धर्म के सिद्धांतों के बिल्कुल अकॉर्डिंग बनाया, इससे पता लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराणा कुंभा एक कला प्रेमी थे, कैसे आप बता सकते हो? तो ये कला प्रेमी थे, बिल्कुल थे, क्योंकि इन्होंने अपने शासनकाल में कला और साहित्य को और वास्तुकला को मोटिवेट करा। ठीक है, स्थापत्य कला में अगर देखें तो राजस्थान के जो दुर्गों में से 32 दुर्ग का निर्माण इन्होंने करवाया। साहित्य और संगीत यानी कुंभा खुद विद्वान थे, कवि थे और संगीतज्ञ थे। ठीक है, विद्वानों का संरक्षण जैसे अत्रि और महेश भट्ट जैसे जो विद्वान हैं इनको इन्होंने संरक्षण दिया था। 1857 की क्रांति में असफलता के क्या कारण है? सभी का उद्देश्य एक नहीं था। किसान अलग उद्देश्य से लड़ रहे थे, सिपाही का मुद्दा अलग था, सिपाही किसी और चीज के लिए लड़ रहे थे। ठीक है, तो सबका उद्देश्य एक नहीं था, ये कारण था। कुशल नेतृत्व का अभाव, अचानक से शुरू हुआ और अचानक से दिशा उसकी अलग ही जाती रही, कोई कुशल नेतृत्व नहीं था। ठीक है, फिर मैप में जैसलमेर, बांसवाड़ा, उड़ीसा, केरल ये बताना है। एक मिनट, इसमें अंबाला गलती से बता दिया, कोई नहीं, अंबाला छोड़ दो आप। बांसवाड़ा आपको राजस्थान में यहाँ पे दिखेगा। केरल आपको पता है ये पूरा दक्षिण भारत का राज्य है। उड़ीसा आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपना ये जो पेपर है खत्म हो जाता है। माफी चाहूंगा मैंने बहुत जल्दी करा दिया है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, लेकिन टाइम कम है, आपके जो एग्जाम है वो बिल्कुल सिर पे है, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी बना दिया है ताकि आपको पिछले 4-5 साल के पेपर दिखा दूं और आप ये देख लो कि किस प्रकार का पेपर आया है। ये आपका हाफ ईयरली एग्जाम में तो काम आएगा, आपका जो इसके बाद फाइनल एग्जाम होगा वहां पे भी ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। बहुत सारे क्वेश्चन यहीं से आपके पेपर में रिपीट हो जाएंगे। ठीक है, बाकी आप मुझे कमेंट कर दो, वन शॉट वीडियो ला रहा हूँ जो सीबीएसई हर बोर्ड में काम आएगी। सीबीएसई, आरबीएसई, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, कहीं भी किसी भी बोर्ड के हो, सब जगह काम आने वाली है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और लाइक कर दें वीडियो को, अपने दोस्तों को शेयर कर दें। ठीक है।